CH41 शिखर अर्जुन भंडारी बुलेटिन बोर्ड पर अपनी जंगह धनुष का नाम टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में देखकर शौक था। उसकी ये हालत वहीं मौजूद पपी को बहुत अच्छी लग रही थी। पपी अर्जुन भंडारी के पहले बर्ताव को लेकर भी उससे काफी नाराज था, इसलिए पपी अपनी पुरानी भड़ास निकालने का मौका चूकना नहीं चाहता था। फिर पपी ने अर्जुन को जलाने और ग्राउंड में खड़े बाकी स्टूडेंट्स के सामने उसे बेइज्जत करने के लिए आगे कहता है, तू और वो अजगर दोनों ही बहुत गंदे हो। धनुष यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जाम में तुम लोगों को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था और तब तुम दोनों बुरी तरह से जल जाते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों धनुष को सेक्शन ए की क्लास से ही नहीं बल्कि इस स्कूल से भी निकालना चाहते थे, इसलिए धनुष को अपनी ताकत इसी मंथली टेस्ट में दिखानी पड़ी ताकि तुम जैसे छोटे और घटिया लोगों की आंखें खुल जाएं और आगे से तुम किसी और को नीचा दिखाने की सोच भी ना सको। पपी की इतनी जली कटी बातें सुनकर अर्जुन ने कई बार मन में सोचा कि पपी को वहीं पर सबक सिखा दिया जाए, लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानता था कि पपी को लड़ाई में वो नहीं हरा पाएगा। पपी को सिर्फ पाए में हराया जा सकता है। अर्जुन जैसे हल्के फुल्के लड़के के लिए पपी से लड़ाई करना अपनी शामत बुलाना है। हाथापाई तो छोड़ो, पपी से तो शब्दों की लड़ाई भी अर्जुन के लिए मुश्किल है। लेकिन स्कूल ग्राउंड में इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जत होते हुए अर्जुन को पपी की बातों का कुछ तो जवाब देना था, इसलिए अर्जुन ने एक बार अपने चारों ओर देखा कि धनुष तो कहीं बुलेटिन बोर्ड के आसपास नहीं है। जब अर्जुन को धनुष कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने ताबड़तोड़ बोलते हुए पपी से कहा, एग्जाम में टॉप धनुष ने किया है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इतनी बड़बड़ क्यों कर रहा है। तू क्या धनुष का असिस्टेंट है? मैं धनुष का भाई हूँ, समझा। और एक भाई दूसरे भाई के लिए खुश होने का पूरा हक रखता है। पपी अर्जुन की बात का उसके पास कोई जवाब न होने के कारण कुछ देर सोचने के बाद कहता है, पर तब तक अर्जुन वहां से जा चुका था। अन्नू भी पपी और अर्जुन की बहुत देर से होती बहस को वहां बाकी स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा हुआ सुन रहा था, पर उसने एक बार भी उनके बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी एक बात का जवाब पपी अपनी 100 बातों से देगा, और अर्जुन की सरेआम बेइज्जती होते देख अन्नू पहले ही सहम चुका था। आज सुबह जब टॉप स्कोरर लिस्ट में धनुष का नाम अनाउंस होने वाला था तो अन्नू को इसकी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, जिसे सुनकर अन्नू पहले से ही काफी परेशान था। आज की सुबह अन्नू के लिए बहुत टॉर्चर करने वाली थी, क्योंकि उसके साथ घूमने वाले उसके कई दोस्त अब उससे किनारा करके धनुष और पपी के साथ घूमने लगे थे, जिसकी वजह से अन्नू अपने ही स्कूल में अकेला पड़ चुका था। यही नहीं, जो टीचर्स अभी तक अन्नू को काफी फेवर किया करते थे उन्हें अब वो दिखाई ही नहीं देता था। दोस्तों और टीचर्स की ओर से कम होती अटेंशन के कारण अन्नू पहले से ही बहुत दुखी था। हालांकि धनुष या पपी किसी ने भी अन्नू से कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की नजरें जरूर अन्नू को चुभ रही थी। इससे पहले अन्नू को अपनी क्लास में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आज का दिन शायद पूरी तरह धनुष का ही दिन था, और स्टार सिटी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी एक कभी ना भूलने वाला दिन था। हाँ, मुझे पहले ही पता था, ये तो होना ही था। मेरा बड़ा भाई कोई साधारण लड़का नहीं है। देख देख, तेरे चमचे जो तुझे इधर उधर की सभी समाचार सुनाते हैं ना, मेरे लोगों से बहुत नीचे है। देख मैंने क्या हीरा ढूंढ कर निकाला है। शिटू पांचाल एक रिसोर्ट में अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तभी उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है जो धनुष के स्टार सिटी हाई स्कूल में टॉप करने के बारे में है। शिटू उस मैसेज को पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और साथ बैठे हुए अपने बड़े भाई सतेंद्र पांचाल को भी वो इसके बारे में बताता है। सतेंद्र उससे कहता है, 712 पॉइंट्स, स्टार सिटी हाई स्कूल के मंथली टेस्ट का टॉप स्कोरर। पर इसका हमारे लिए क्या मतलब है भाई? मुझे तो बस एक बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट लग रहा है ये। तुम्हें लगता है कि ये पढ़ाकू उन अमीरजादों से बड़ी हवेली गांव को बचाने में हमारी मदद कर सकता है? सतेंद्र पांचाल शिटू के फोन में उस मैसेज को पढ़ने के बाद उससे कहता है। सतेंद्र को उलझन में देखकर शिटू उसे बताता है, मेरे भाई तुम इस बार मेरा भरोसा करके तो देखो, ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। धनुष की किसी भी चीज के बारे में सोचने और समझने की शक्ति बहुत ही ज्यादा है। वो मिनटों में पता लगा लेता है कि सामने वाला उसके खिलाफ कौन सी चाल चलने वाला है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो अमीरजादे सिर्फ अपनी किस्मत के कारण ही बड़ी हवेली गांव पर अपना हक जता रहे हैं। अगर तुम चाहो तो भी क्या धनुष के अलावा किसी और को अपनी सहायता के लिए स्टार सिटी के कसिनो में ढूंढ सकते हो? शिटू के धनुष को लेकर भरोसे को देखकर सतेंद्र चुप हो गया। पांचाल परिवार ने अपना फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस करीब 50 साल पहले स्टार्ट किया था, और इतने साल इस बिजनेस में मेहनत करने के बाद उनके परिवार का शहर में बहुत अच्छा नाम था। लेकिन पिछले 2 सालों से बेहद खराब वातावरण के चलते उनके बिजनेस में काफी मंदी चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को टूरिज्म सेक्टर में भी बढ़ने की सोच ली थी। और उसके लिए काफी सर्वे करने के बाद पांचाल परिवार ने बड़ी हवेली गांव को अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए चुना था। लेकिन पांचाल परिवार के पास उस जमीन को खरीदने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था, क्योंकि अचानक ही सरकार ने बड़ी हवेली गांव के आसपास की सारी जमीन को अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना था। इसलिए बड़ी हवेली गांव की जमीन भी सरकार के मास्टर प्लान में आ गई थी, क्योंकि बड़ी हवेली गांव का पूरा इलाका 600 साल पुराने इतिहास को दर्शाता है। इसकी ऐतिहासिक बनावट की सुंदरता सैलानियों के लिए एक बेहतरीन जगह थी।
जैसे ही ये सूचना पब्लिक में आई थी तभी से इसके आसपास की जमीन को खरीदने के लिए शहर के कई बड़े बड़े रेस लोग बड़े जोर शोर से अपने हाथ पैर मार रहे थे। उन्हीं में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और पैसे वाले परिवारों में से एक था सिंघानिया परिवार, जो पहले से बड़ी हवेली गांव की जमीन को खरीदने में कोई रुचि नहीं रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके कंपेटिटर पांचाल इस जमीन को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो उन लोगों ने भी बड़ी हवेली गांव की जमीन को खरीदने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। पांचाल परिवार का भी सरकार में बहुत दबदबा था। इसी वजह से सिंघनिया लोग बड़ी हवेली गांव की जमीन को आसानी से नहीं ले पा रहे थे और न ही पांचाल परिवार को खरीदने दे रहे थे। इस तरीके से पांचाल परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच बड़ी हवेली गांव को लेकर एक रस्साकसी चल रही थी। उन दोनों में से कोई भी उस जमीन को नहीं खरीद पा रहा था। काफी समय से चलती आ रही इस रस्साकसी को विराम देने के लिए सिंघानिया परिवार के बेटों ने शिटू पांचाल और सतेंद्र पांचाल से जुए की एक शर्त लगाई थी, और जो उस शर्त में जीत जाएगा वो ही बड़ी हवेली गांव की उस जमीन को खरीदने के लिए सरकार को अपना टेंडर दे पाएगा। सिंघानिया और पांचाल परिवार ने अपने अपने दूसरी पीढ़ी के बच्चों को इस बिजनेस डील को क्रैक करने का जिम्मा सौंप रखा था। इसीलिए दोनों परिवारों के बच्चों में अपने आप को साबित करने की होड़ लगी हुई थी। सतेंद्र पांचाल एक आक्रामक और महत्वाकांक्षी लड़का था। वो किसी भी सूरत में इस प्रोजेक्ट का हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। सिंघानिया परिवार के बेटों से हर हाल में जुए की शर्त जीतकर सतेंद्र अपने घर वालों की नजरों में खुद को एक अच्छा और प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन साबित करना चाहता था। सतेंद्र पांचाल ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके सामने से कोई और इस प्रोजेक्ट को हथिया ले। सिंघानिया परिवार के बेटों ने सतेंद्र के सामने एक ऐसे खेल को लेकर शर्त रख दी थी जो बहुत ही बारीकी से खेला जाता है और जो सिर्फ तुक्के से ही जीता जा सकता था। इसलिए सतेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस खेल को जीतने में किसकी मदद ले। सतेंद्र को बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी जब कोई और रास्ता नहीं सुझाई दिया तो उसने शिटू से इस बारे में उसकी हेल्प करने के लिए कहा था, और इसीलिए शिटू शहर के हर छोटे बड़े कसिनो में जा जाकर वहां खेलने आए लोगों को खेलता देखकर पता लगाने की कोशिश करता था कि उनकी मदद कौन कर सकता है। हेलो अंकल, यहाँ आसपास जंगली जानवर भी पाए जाते हैं क्या? धनुष बड़ी हवेली गांव पहुंचकर वहां खेतों में आराम कर रहे एक बूढ़े किसान से पूछता है। क्यों, तुम्हें मांस खाने का मन है क्या? बहुत सारे मिल जाएंगे ऊपर पहाड़ी के पास, लेकिन यहाँ नीचे तो बस कबूतर, खरगोश और जंगली सुअर ही मिलेंगे, बाकी उड़ते हुए पंछी ही मिलेंगे। लेकिन बीच रास्ते में तुम्हें जंगली खतरनाक जानवर जैसे जंगली कछुआ, मगरमच्छ और जंगली छिपकली मिल सकते हैं। ये कहकर उस बूढ़े किसान ने अपनी बीड़ी को वापस मुंह से लगाया और एक धुएं का गुब्बारा आसमान की ओर छोड़ दिया। किसान की बात सुनकर धनुष खुशी से उछल पड़ा। वो समझ गया था कि वहां रहने वाले आसपास के लोग उस इलाके के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि धनुष जब पहली बार बड़ी हवेली गांव में आया था तो काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला था, और एक स्थानीय लोकल आदमी से पूछने के बाद तो जैसे उसे पूरा जंगल ही मिल गया हो। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही देर की थी, क्योंकि वो बूढ़ा किसान अपनी बीड़ी पीने के बाद फेंकते ही धनुष से आगे कहता है, लेकिन अभी तुम्हें कोई जानवर नहीं मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो पिछले कुछ सालों से पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ सालों से बहुत से लोग इधर अपनी छुट्टियां मनाने के बहाने शिकार भी करने आते हैं, और इसी वजह से अब इस इलाके में जानवर ना के बराबर ही रह गए हैं। धनुष ने जैसे ही उस आदमी की बात सुनी तो उसका मुंह ही उतर गया जैसे किसी ने गर्म तवे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। धनुष की पल भर की खुशी वो बूढ़ा आदमी अपनी बीड़ी के धुएं के साथ उड़ाकर चला गया था। उसे अलविदा कहने के बाद धनुष वहां से थोड़ा आगे बढ़ा और उसने और भी लोगों से बात की, लेकिन इतने सारे लोगों से बात करने के बाद भी धनुष को सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसे मिलने वाले हर एक आदमी की बात पहले वाले से अलग होती थी, जिससे धनुष अब परेशान होने लगा था। धनुष सोच रहा था कि जब यहाँ के लोकल लोगों को भी जंगली जानवर होने या ना होने के बारे में नहीं पता तो क्या उसे अपनी साधना के लिए जरूरी जंगली जानवर मिल पाएंगे। धनुष जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता था तो अपने नेचर के कारण वो हमेशा उस काम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता था। इसलिए जब धनुष ने मन में ठान लिया कि उसे अपनी साधना पूरी करनी ही है और उसके लिए उसे उन जंगली जानवरों का मांस चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में वो ताकत आ सके ताकि साधना के समय उसे किसी भी तरह की कोई कमजोरी महसूस ना हो, उसका शरीर साधना की उस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित कर सके। इसीलिए धनुष को जंगली जानवर का मांस हर हाल में चाहिए था। लेकिन धनुष ने बड़ी हवेली गांव के उस इलाके में किसी भी जंगली जानवर को नहीं देखा था, और न ही ऐसे कोई भी अवशेष उसे मिले जिससे निश्चित हो जाए कि वहां जंगली जानवर रहते हैं। धनुष को अगर जंगली जानवर का मांस नहीं मिला तो उसे वो तरल पदार्थ भी नहीं मिल पाएगा जिसमें वो जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं, जो कि साधना के समय उसे इतनी ताकत देंगे कि वो साधना का पहला पड़ाव, सितारों का आक्रमण, को आसानी से पूरा कर सके। पहली बार जब वो बड़ी हवेली गांव में आया था तो काफी ढूंढने पर भी उसे ऐसा कुछ भी वहां दिखाई नहीं दिया, लेकिन पिछली बार उसे बड़ी हवेली गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इसीलिए धनुष ने इस बार दिन के समय में वहां पहुंचने के लिए स्कूल से दोपहर में ही छुट्टी की एप्लीकेशन छोड़कर बड़ी हवेली गाँव आने के लिए निकल गया था। पहाड़ी के नीचे काफी स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद भी जब धनुष को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया तो वो खुद ही पहाड़ी के ऊपर जंगली जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा था। बड़ी हवेली गांव में काफी ऊंची ऊंची खतरनाक पहाड़ियां थी जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर ऊपर थी और समतल जमीन से लगभग 200 मीटर ऊपर थी।
उस इलाके में छोटी बड़ी कई पहाड़ियां होने के कारण वो एक सीढ़ीनुमा पहाड़ी इलाका लगता था, जो शहर के नजदीक होने के कारण अपने आप में एक अलग ही पहचान लिए हुए था। मुगलों ने उस इलाके पर आक्रमण करके उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद उन्होंने उस पहाड़ी के चारों ओर दीवारें, दरवाजे बनाए थे और तो और एक पुराना हॉल, दरबारियों के लिए घर और एक बड़ा महल भी वहां बना हुआ था। एक हिंदू देवी का मंदिर और उसके अलावा और भी कई छोटे छोटे टूटे हुए घर अब भी उस पहाड़ी पर थे। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का रास्ता बहुत लंबा और संकरा था, इसलिए धनुष ने सड़क के रास्ते न जाकर पहाड़ी पर चढ़ने का ही रास्ता चुना था। उस रास्ते पर चढ़ते हुए धनुष ने कई ऐसे छोटे छोटे कीट पतंगे और अलग तरह के जानवर देखे जो अब से पहले उसने सिर्फ किताबों में ही देखे थे। रास्ते में कई जगह धनुष का सामना सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों से भी हुआ, पर वो बिना डरे ऊपर चढ़ता ही गया, क्योंकि धनुष की खोज कुछ और थी। धनुष उन जंगली जानवरों को वहां ढूंढ रहा था जिससे उसकी साधना में मदद मिल सके, इसलिए धनुष को रास्ते में मिल रहे जानवरों से कोई लगाव नहीं था। और कुछ ही देर में धनुष पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया था और अपने बैग में उसने कुछ बिच्छू और सांप के अलावा कुछ और छोटे छोटे जानवर जो उसे रास्ते में अच्छे लगे भरे हुए थे। और उनके साथ कुछ जड़ी बूटियां भी थी जो अचानक ही उसे झाड़ियों में दिखाई दे गई थी। धनुष ने उन्हें भी अपने बैग में डाल लिया था। क्या धनुष शिटू की बात मानकर जुए में उसके लिए खेलेगा? क्या धनुष को पहाड़ी की चोटी पर जंगली जानवर मिल जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH42 छुट्टी। धनुष उस जंगली रास्ते से होता हुआ पहाड़ी की चोटी तक पहुंच चुका था। रास्ते में कई छोटे छोटे मगर जहरीले कीड़े मकोड़े से बचता हुआ उसे सिर्फ पहाड़ की चोटी ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो धनुष को चाहिए वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। धनुष को उन जंगली खूंखार जानवरों का मांस चाहिए था, जो शायद उसे इस पहाड़ी पर भी मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे को कायम रखते हुए उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धनुष धाकड़ जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसके पास कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, खरगोशों के साथ साथ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी थी जो दवा के रूप में काम आ सकती थी। धनुष ने पिछले एक महीने में कई ऐसी किताबें लाइब्रेरी में पढ़ी थी जिससे उसे इन जड़ी बूटियों के बारे में पता चला था, और ऐसे सफर पर उसे इनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए धनुष ने उन्हें भी अपने बैग में भर लिया था। और फिर धनुष को अपने रेस्टोरेंट के लिए फूड मटेरियल और अपनी माँ की कमजोरी के लिए उन जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ सकती थी। धनुष पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद हाथ फैलाकर उस ऊंचाई पर बहती ताजा हवा को आंखें बंद करके महसूस कर रहा है। ऐसी हवा जिसके लिए शहर के लोग हमेशा तरसते हैं, वो सिर्फ ऐसी पहाड़ी पर ही मिल सकती है। धनुष अपनी थकान मिटाने के बाद उसके बैग में भरे हुए छोटे छोटे कछुए और खरगोश के साथ कई और जानवर को बाहर निकाल लेता है जो उसने ऊपर पहुंचकर खाने के लिए रखे थे। धनुष उन जानवरों को बैग से बाहर निकाल ही रहा था कि कुछ 4-5 लोग उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं। धनुष उन लोगों को देखकर बैक साइड में रखता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो लोग कोई लुटेरे या चोर नहीं लग रहे थे, दरअसल शहर के आसपास अकेली वही जगह ऐसी थी जहां लोग अपना फ्री समय गुजारने आते रहते थे। इसीलिए धनुष को उन्हें देखकर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। या तो वो लोग रास्ता भटक गए थे या फिर धनुष से कुछ मांगना चाहते थे। धनुष के दिमाग में यही सब चल रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी धनुष से कहता है, बच्चे तू तो हमसे भी बहुत तेज निकला, हम सबने मिलकर बस 2 खरगोश पकड़े और तू अकेला ही इतने सारे खरगोश और कीड़े लाया। फिर दूसरा आदमी कहता है, बच्चे कितने पैसे में बेचेगा इन्हें, दाम तो बता जल्दी। फिर एक और आदमी जो इतनी देर से धनुष की ओर घूरे जा रहा था, वो शायद धनुष को उसके कपड़ों से पहचानने की कोशिश कर रहा था, धनुष से कहता है, तू यहाँ का ही रहने वाला लगता है, तभी तो इतनी ऊपर इस जंगली रास्ते से आया है। चल दाम बता इन जानवरों के, मुझे तो देखकर ही भूख लगने लगी है। और इतना कहकर वो अपने दोस्तों से ताली मारकर हंसने लगता है। उन लोगों की बातों से ही लग रहा था कि उन्हें पैसों का कितना ज्यादा घमंड है, पर धनुष ने अगले ही पल उनके इस घमंड पर ठंडा पानी डाल दिया। धनुष ने उनसे कहा, इन्हें मैंने तुम लोगों को बेचने के लिए नहीं, अपने रेस्टोरेंट के लिए पकड़ा है। धनुष ने सड़क के दूसरी ओर खड़ी उन लोगों की महंगी गाड़ियों को देखकर ये अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि उन गाड़ियों में 2 मर्सिडीज और एक BMW थी। इसीलिए धनुष ने उन लोगों से ज्यादा बहस न करते हुए जल्दी से साफ साफ बता दिया था। लेकिन धनुष ने उनके उसके पास रखे हुए जानवरों को खाने की इच्छा को शायद कम आंक लिया था, और वैसे भी ज्यादातर पैसे वाले लोगों को गरीब की हर चीज बिकाऊ नजर आती है, जिसे वो पैसा देकर खरीदना अपना हक समझते हैं। इसलिए धनुष के मना करने पर उन्हीं लोगों के साथ खड़ा एक यंग लड़का चिढ़ते हुए धनुष से कहता है, ओ लौंडे, ज्यादा स्टाइल मत मार और सीधे सीधे बता औरों को कितने में बेचता है तू, हम तेरे को दुगुना पैसा देंगे उनसे। धनुष को उस लड़के के एटीट्यूड से ही लग गया कि वो अपने घर में सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा रहा होगा, इसलिए धनुष ने बिना देर किए उसे उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैंने एक बार बोल दिया मुझे नहीं बेचना तो मतलब नहीं बेचना, और वैसे भी एक मर्द को हमेशा अपनी जुबान पर अड़े रहना चाहिए। अब तो तुम मुझे 4 गुना पैसा भी दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। धनुष के जवाब को सुनकर वो लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे किसी शेर को अपना शिकार सामने खड़ा दिखाई दे रहा हो। धनुष ने फिर उनसे आगे कहा, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे नीचे जाना है।
धनुष ने पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हुए सोचा था कि पहाड़ी पर चढ़कर वो अपनी साधना की शुरुआत करेगा, मगर जब उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद हैं, तो उसने अपने मन से वो ख्याल निकाल दिया और किसी और दिन वहां आकर साधना शुरू करने की सोची। धनुष ने जैसे ही उन लोगों के बीच से आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, तभी वही लड़का हंसते हुए धनुष से कहने लगा, तो फिर हम इनमें से कुछ खरीद लेते हैं और पैसे तुम्हें सबके दे देंगे, ताकि तुम घर भी लेकर जा सको और इस तरह पैसे भी कमा लोगे। धनुष ने जब उस लड़के को हंसते हुए लगभग रिक्वेस्ट करते हुए देखा, तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ खरगोश और बाकी जानवर उन्हें देकर उन्हें उन लोगों की पार्टी एंजॉय करने दे। इसलिए धनुष ने अपने बैग की ओर देखा और उसमें से कुछ केकड़े और खरगोश अलग करने लगा। धनुष बैग में हाथ डालकर उन लोगों के लिए कुछ मीठे जानवर निकाल ही रहा था कि तभी वही तीसरा आदमी, जो उसे देखकर पहले हंस रहा था और धनुष के मना करने पर वहीं खड़ा हुआ चिढ़ रहा था, वो गुस्से में उस लड़के से कहने लगा, विक्रांत, तू भी किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? जरा हालत तो देख इसकी, इसकी इतनी औकात नहीं है कि हम कुछ बोले और ये मना करे। 2-4 खरगोश की ही तो बात है, जो हम इससे बिना पैसों के भी ले सकते हैं। उस आदमी की बातों में इतनी अकड़ थी कि जैसे उसे बहुत ही बुरा लगा हो कि विक्रांत ने धनुष जैसे छोटे आदमी से रिक्वेस्ट क्यों की। धनुष ने उसकी बात सुनते ही अपना हाथ बैग से खाली ही निकाल लिया था और उसी की ओर देखने लगा, जैसे कि उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। वो आदमी करीब 6.5 फीट का लंबा तगड़ा दानव सा दिख रहा था, लेकिन धनुष भी कोई इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं था। तभी उनमें से दूसरा आदमी बोला, ये ठीक कह रहा है, बड़ी हवेली गांव का पूरा इलाका हमारा है, फिर हम इससे क्यों रिक्वेस्ट करेंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसा इसे करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो तीसरा आदमी और भी तैस में आ गया और धनुष से बोला, देख बेट, तुझे प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप ये सारे केकड़े और खरगोश हमें दे दे और जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जा। तुझे मालूम नहीं है यहाँ शिकार करना गैरकानूनी है और मैं चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे पकड़वा सकता हूँ। धनुष को उन लोगों की पैसों की अकड़ साफ दिखाई देने लगी थी। ऐसा नहीं था कि धनुष पहली बार ऐसे लोगों को देख रहा था, उसके स्कूल में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पेरेंट्स काफी अमीर थे और इसीलिए वो लोग धनुष की गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे। और यहाँ भी उस तीसरे आदमी की बात सुनकर बाकी के सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। वो लोग धनुष की ओर ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई सेठ कर्जा देने के बाद एक किसान की गरीबी का मजाक उड़ाकर हंसता है। लेकिन धनुष अभी चुप खड़ा हुआ था। विक्रांत अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर चुप हो गया था, क्योंकि विक्रांत हमेशा ऐसी प्रॉब्लम को पैसे से ही हल करने की कोशिश करता था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके दोस्त धनुष को धमकाकर उससे वो जानवर छीनने की कोशिश करेंगे, पर विक्रांत ने अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था। शायद उनके लिए ये एक पिकनिक एडवेंचर था। अब वो सब लोग धनुष की ओर देखकर इंतजार कर रहे थे कि धनुष कब उनसे माफी मांगकर अपना बैग उनके लिए खाली करके वहां से चला जाएगा। लेकिन धनुष उनसे मुस्कुरा कर कहता है, पहली बात तो ये कि मुझे आप लोगों को देखकर ये लगा ही नहीं कि आप दूसरों से चीजें लूटकर खाने में यकीन रखते हैं, और दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे भी कई जानने वाले हैं, तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा एक बार डांट कर छोड़ दिया जाएगा। और तीसरी पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये जगह अभी तक सरकारी है, इसे आप लोगों में से कोई खरीद नहीं सकता। इतना कहकर धनुष हाथ बढ़ाकर अपने सामने तनकर खड़े उस आदमी को साइड होने का इशारा करते हुए वहां से चला जाता है। पांचों आदमी धनुष को जाते हुए देखकर अपना गुस्सा पीकर रह जाते हैं। विक्रांत का दोस्त योगेंद्र धनुष के आंखों से ओझल होते ही खींचते हुए कहता है, अबे ये बीते भर का लौंडा हमारी मजाक उड़ाकर चला गया और हम देखते रह गए। मेरा दिल कर रहा है मुक्का मारकर इसका मुंह तोड़ दूं। योगेंद्र का गुस्सा देखकर उनका एक और साथी कहता है, तू ठीक कह रहा है योगेंद्र, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, चल ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ते हैं इससे। योगेंद्र फिर कहता है, आजकल के बच्चे भी इतने बदतमीज हो गए हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने उसकी बात सुन कैसे ली। क्या मैं इतने से बच्चे से हार मान लूंगा? वो सभी जल्दी से अपनी गाड़ियों में बैठकर धनुष को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन उस जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद विक्रांत और उसके दोस्तों को ये समझ आ जाता है कि वो लोग गाड़ी में हैं और धनुष पैदल था, इसलिए वो उस जंगल में छोटे रास्ते से तेजी से निकल गया होगा, जबकि उनकी गाड़ियों को सड़क से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। इसलिए वो कुछ देर में ही थक हार कर वहां से निकल गए। पर जैसे ही उनकी गाड़ियां वहां से निकली तो धनुष एक पेड़ के ऊपर से नीचे कूदा। दरअसल वो कहीं गया नहीं था। जब उसने गुस्से में उन लोगों को उसे गालियां दे देकर अपने पीछे आते देखा था, तभी धनुष ने एक पेड़ पर छुपकर उनसे पीछा छुड़ा लिया था। क्योंकि पहले धनुष ने वहां से वापस जाने का निर्णय किया था, लेकिन जब उसने ध्यान दिया कि वो पांचों लोग विक्रांत और उसके दोस्त पहाड़ी के ऊपर काफी देर तक शिकार करने के बाद बुरी तरह थक चुके हैं और भूख के मारे वो ज्यादा देर तक पहाड़ी पर नहीं रुक पाएंगे, इसलिए उसने उनके जाने का इंतजार किया और पेड़ पर छुपकर बैठ गया, ताकि उन लोगों के जाने के बाद वो अपने साधना की शुरुआत कर सके। धनुष ने एक पूरे दिन की छुट्टी के लिए स्कूल में एप्लीकेशन दी थी और बड़ी हवेली गांव का इलाका शहर के बाहरी क्षेत्र में था, इसलिए धनुष इतनी दूर आकर खाली हाथ वापस जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अभी उस पूरे इलाके को अच्छी तरह घूम घूम कर एक्सप्लोर करना चाहता था। इसलिए उसने बैग से एक खरगोश के मीट से पहले अपनी भूख मिटाई और उसके बाद उस जंगल में घूमने लगा। दूसरी ओर स्कूल में एक अलग ही खेल चल रहा था जिससे धनुष अनजान था।
पपी धनुष की लीव एप्लीकेशन लेकर टीचर रोहिणी पांडेय के पास सबमिट करने के लिए गया। रोहिणी पांडेय धनुष की लीव एप्लीकेशन देखकर शॉक हो गई और पपी से बोली, ये लड़का पागल हो गया है क्या? अभी तो मंथली टेस्ट रिजल्ट आए हैं और फाइनल एग्जाम के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझसे सीधा पूछे बिना ही बस एक कागज का टुकड़ा देकर कैसे वो स्कूल से जा सकता है? रोहिणी को इतने गुस्से में देखकर पपी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि टीचर रोहिणी पांडे हमेशा बहुत ही सॉफ्टली सबसे बात करती थी और आज धनुष की लीव एप्लीकेशन देखते ही वो ऐसे भड़केंगी, ये पपी को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पपी ने धनुष की सफाई में कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला तभी रोहिणी उससे आगे कहती है, पपी तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हो ना, फिर तुमने उसे जाने कैसे दिया? तुम उसे समझा सकते थे, उसे सलाह दे सकते थे कि उसे मेरे पास आकर खुद अपना लीव एप्लीकेशन देना चाहिए। टीचर रोहिणी पांडेय जिस प्रकार पपी को डांट रही थी, पपी को ऐसा लगा जैसे उसी ने धनुष को भड़काया हो छुट्टी लेने के लिए। अगर रोहिणी पांडेय की जगह इस वक्त टीचर प्रभाकर तिवारी पपी को ऐसे डांट रहे होते तो अब तक पपी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा होता, लेकिन रोहिणी की डांट वो ऐसे सुनता रहा जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा डांट खा रहा हो। पपी को इतनी जोर जोर से डांट खाते देख नेहा माथुर टीचर रोहिणी पांडेय के पास आती है और कहती है, मैडम जी इसमें पपी की कोई गलती नहीं है, दरअसल धनुष ने किसी को बताया ही नहीं और चुपचाप लीव नोट छोड़कर चला गया। उसने हम में से किसी को कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। दरअसल धनुष को पता था कि उसकी अचानक से ली गई छुट्टी के बारे में पपी से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वो अपनी लीव एप्लीकेशन पपी की डेस्क पर ना छोड़कर नेहा माथुर की डेस्क पर छोड़कर चला गया था। लेकिन जब नेहा ने वो लीव नोट देखा तो उसने सोचा कि धनुष गलती से पपी की जगह उसकी डेस्क पर इसे छोड़ गया है, इसलिए नेहा ने धनुष की लीव एप्लीकेशन पपी को रोहिणी मैडम को देने के लिए दे दिया और फिर अपने अधूरे क्लास नोट्स पूरे करने में बिजी हो गई। पपी, जो मुंह से बेशक कितना ही बदबोला क्यों ना हो, लेकिन दिल से बिल्कुल सीधा साधा लड़का है। वो कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश ही नहीं करता। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही रोहिणी को वो नोट दे दिया। फिर तो रोहिणी को ये लगना ही था कि धनुष पपी को ही वो नोट देकर गया है, इसलिए टीचर रोहिणी ने धनुष के ऊपर आया गुस्सा पपी पर उतार दिया। लेकिन कुछ देर बाद रोहिणी पांडेय को ये एहसास हो गया कि वो गलत आदमी को डांट रही है, क्योंकि पपी बिना कुछ बोले टीचर रोहिणी पांडेय के सामने खड़ा था। रोहिणी को उसके लटके हुए चेहरे को देखकर उस पर तरस आ रहा था, इसलिए उन्होंने पपी के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। क्या विक्रांत और उसके दोस्त धनुष से अपनी बेइज्जती का बदला लेने वापस आएंगे? क्या धनुष को कोई जंगली जानवर मिलेगा? क्या होगा जब धनुष वापस स्कूल पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH43 गायब। पपी के मार्क्स धनुष के आसपास भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 476 मार्क्स मंथली टेस्ट पेपर में लेकर पास हुआ था। और टीचर पांडेय को ये बात अच्छे से मालूम थी कि इस बार के मंथली टेस्ट पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, फिर भी पपी ने 476 मार्क्स लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स के 550 से ज्यादा मार्क्स आए थे वो सिर्फ 27 स्टूडेंट्स हैं और 476 मार्क्स के साथ पपी टॉप 300 स्टूडेंट्स में अपनी जगह बना चुका था। और वो सेक्शन ए के उन टॉप 5 स्टूडेंट्स में था जिन्होंने इस महीने 300 से ज्यादा मार्क्स गेन किए थे। पपी का लटका हुआ चेहरा और उसके वो मासूमियत भरे भाव देखकर टीचर रोहिणी अपने गुस्से को शांत करते हुए उससे बोली, पपी धनुष कल रात अपने हॉस्टल रूम में भी नहीं था, फिर आज वो ये लीव एप्लीकेशन देकर अचानक से कहाँ गया है, इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? तब पपी उनसे कहता है, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम टीचर। पपी डरते हुए थोड़ा हकला कर रोहिणी को जवाब देता है और फिर चुप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पपी ने ये बात कही उसे धनुष के रेस्टोरेंट की वो तोड़फोड़ वाली घटना याद आ जाती है और उसके चेहरे पर एक डर की झलक आ जाती है। टीचर रोहिणी पांडेय पपी की हकलाहट और उसके चेहरे पर अचानक से आए उस डर को भांप जाती है, तब वो भी थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पपी जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। इसलिए वो फिर से पपी से पूछती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो पपी, तुम्हें जरूर कुछ पता है लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे हो। मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ पपी, क्या सचमुच धनुष के साथ कोई परेशानी हो गई है जिसकी वजह से वो ऐसे अचानक स्कूल से गायब हो गया है? प्लीज मुझे बताओ। अब नेहा माथुर को भी लगने लगता है कि जरूर पपी को कुछ पता है जो वो यहाँ नहीं बता रहा है और धनुष किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए वो भी पपी को दबाव देकर पूछती है, पपी अगर धनुष सच में ही किसी मुसीबत में है तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि ऐसे नाजुक वक्त में जबकि फाइनल एग्जाम आने वाले हैं धनुष किसी मुसीबत में फंस जाए, तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, वरना उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। पपी को कालू सेठ और उसके साथी भालू, जिन्होंने धनुष के रेस्टोरेंट पर हमला करके वहां सारा सामान तोड़ दिया था, और फिर पपी ने उन दोनों की बातें भी सुनी थी जिसमें वो धनुष और उसकी मां को मारने की बातें भी सुनी थी, वो सभी चीजें अचानक से ही पपी को याद आने लगी थी। अपने सामने रोहिणी और नेहा के परेशान होते चेहरे को देखकर तो उसे और भी डर लगने लगा कि कहीं सच में ही उन दोनों गुंडों ने धनुष और उसकी मां पर हमला तो नहीं कर दिया। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद पपी ने रोहिणी और नेहा को सब कुछ इसलिए भी बताना जरूरी समझा कि कहीं वो देर ना कर दे और कोई अनहोनी हो जाए। जैसे जैसे पपी रोहिणी और नेहा के सामने उस दिन की एक एक बात बताता जा रहा था, रोहिणी और नेहा की सांस रुकती जा रही थी।
रोहिणी विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि एक स्कूल के स्टूडेंट और उसकी माँ को कोई इतनी बुरी तरह मारने की कैसे सोच सकता है। पपी की बातें सुन सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर जल्दी से रोहिणी और नेहा पपी को जबरदस्ती स्कूल से बाहर ले आए और उसे धनुष के रेस्टोरेंट चलने को कहा। आधे घंटे में ही रोहिणी की कार पपी और नेहा को लेकर धनुष के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उन सभी को एक नया शौक लगता है, क्योंकि जिस तरह पपी ने रेस्टोरेंट की हालत उनके सामने बयान की थी, वहां उन्हें कुछ और ही देखने को मिला। रेस्टोरेंट में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और पूरे रेस्टोरेंट की सजावट देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां किसी ने कोई पत्थर भी मारा हो। रोहिणी रेस्टोरेंट को देखते हुए ही अपने साथ बैठे पपी से पूछती है, पपी तुम्हें एड्रेस याद है ना? हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? नेहा भी पपी के बोलने का इंतजार करते हुए उसी की ओर देख रही थी। लेकिन पपी तो खुद ही आंखें फाड़ फाड़ कर रेस्टोरेंट को देख रहा था। एक बार तो उसे भी यही लगा कि वो गलत जगह आ गया है, लेकिन फिर उसकी निगाह रेस्टोरेंट के बगल से जाती उस दीवार पर गई जहां वो कालू सेठ और भालू को बुरी तरह घायल करने के बाद छुप गया था। रोहिणी मैडम की बात सुनकर पपी कहता है, मैडम जी मुझे तो खुद ही यकीन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी बस 2 दिन पहले ही तो यहाँ आया था और 2 ही दिन में इसकी कायापलट हो चुकी है। उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया था तो सारा सामान टूटा हुआ था, छोटे उरे फर्श पर खून ही खून था। मैंने गुस्से में उन दोनों को कुर्सी से मारा भी था, जो धनुष और आंटी जी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन 2 दिन में ही ये ऐसा कैसे हो गया, मुझ तो खुद भी समझ नहीं आ रहा। उस हमले के दौरान जो हालत पपी ने रेस्टोरेंट की देखी थी और आज की हालत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ रहा था। इस रेस्टोरेंट के एरिया के हिसाब से इसकी छत पर जो लकड़ी का काम हुआ है उसमें करीब 2 लाख रुपए लगे होंगे। इसका फर्श जो लगभग 100 स्क्वायर मीटर है, उसकी टाइल्स में करीब 1 लाख का खर्चा तो आया ही होगा। 30 टेबल चेयर में करीब 1.5 लाख रुपए तो लगे ही होंगे और बाकी छोटे मोटे सामान की लागत 50 से 60 हजार रुपए होगी। और बिजनेस देखा जाए तो मुझे लगता ये रेस्टोरेंट ठीक ठाक चलता होगा, क्योंकि अंदर सिर्फ 10-15 कुर्सियों पर ही लोग बैठे हैं। पपी अभी तक यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उतनी देर में रोहिणी ने धनुष के रेस्टोरेंट का पूरा हिसाब किताब लगा लिया था। रोहिणी रेस्टोरेंट का हिसाब लगाते ही पपी से कहती है, पपी तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हो? अगर ये रेस्टोरेंट धनुष और उसकी माँ का है, तब भी वो इतने गरीब कैसे हो सकते हैं? जिसकी फैमिली का इतना अच्छा बिजनेस हो, वो कैसे स्कूल की फीस तक देने में असमर्थ हो सकता है? लेकिन पपी तो अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहा था कि टीचर रोहिणी पांडे धनुष के रेस्टोरेंट की कुर्सी टेबल और फ्लोर की टाइल्स का हिसाब किताब क्यों लगा रही है। लेकिन फिर रोहिणी ने सख्त आवाज में जो क्वेश्चन धनुष की माली हालत पर उठाया था, वो सुनकर तो पपी कुछ जवाब ही नहीं दे पाया, क्योंकि रेस्टोरेंट रोहिणी के सामने था और ये साफ दिख रहा था कि इतने लाजवाब रेस्टोरेंट के मालिक को स्कूल की फीस देने में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। पर रोहिणी ने जिस तरह गुस्से में सवाल पूछकर पपी की ओर देखा था, उससे पपी समझ गया था कि वो उसे झूठा समझ रही है। इसलिए पपी ने उनसे डरते डरते कहा, मैडम मैडम जी मुझे खुद भी नहीं पता कि अचानक से ये रेस्टोरेंट ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल सच है। पपी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहिणी से क्या कहना चाहिए। पपी ने रोहिणी से डरते डरते अपनी बात कही थी, लेकिन रोहिणी को लगा कि वो अब भी उससे कुछ छुपा रहा है और धनुष पपी के साथ मिलकर उसे बेवकूफ बना रहा है। रोहिणी गुस्से में दांत पीसते हुए पपी से कहती है, गेट ऑफ, और अब यहाँ से पैदल स्कूल जाओ, और हाँ शाम तक मुझे एक कागज पर लिखकर 100 कारण बताना कि मुझे तुम्हारी बात का भरोसा क्यों करना चाहिए। पपी टीचर रोहिणी पांडेय के गुस्से को देखकर सहम गया था। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाली टीचर को पहली बार पपी ने इतने गुस्से में देखा था। उसने डरते डरते फिर एक बार रोहिणी के सामने कहने की हिम्मत की, मैडम जी आप मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि यहाँ का मालिक कौन है। और बोलते बोलते ही पपी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रोहिणी इतने गुस्से में थी कि उसने पपी की बात अच्छे से सुनी ही नहीं, बस उसने ये जरूर देख लिया था कि पपी गाड़ी से बाहर निकल गया है, और उसके बाहर निकलते ही रोहिणी गाड़ी को एक्सीलरेटर देकर वहां से चली गई। पपी ने सबसे पहले टीचर को जाते देखकर एक गहरी सांस ली, और उसी सांस के साथ उसे ये भी याद आया कि अपना पर्स और मोबाइल तो वो क्लास में डेस्क पर ही भूल आया, और अब उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। वो अपना हाथ पैंट की पिछली पॉकेट पर मारते हुए कहता है, अबे तेरी साला, पर्स और मोबाइल दोनों स्कूल में ही रह गए और यहाँ से करीब 1 घंटा तो पैदल लग ही जाएगा मुझे स्कूल तक पहुँचने में, मतलब स्कूल खत्म होने से कुछ ही समय पहले मैं स्कूल पहुँच पाऊंगा, और फिर रोहिणी मैडम ने जो बोला है अपने बारे में लिखने के लिए, वो मैं कैसे लिखूंगा। पपी धनुष के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि उसे रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहिए या नहीं, कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, अरे पपी तू बाहर क्यों खड़ा है? पहले मुझे लगा कोई और है, चल अंदर आ जा। पपी सोच ही रहा था कि अब बिना पैसों के वो पैदल पैदल इतना दूर तक कैसे जाएगा। तभी धनुष की मम्मी आरती ने उसे वहां खड़ा हुआ देख लिया था और फिर रेस्टोरेंट में अंदर आने के लिए कहने लगी। पपी ने जैसे ही नजर उठाकर उनकी ओर देखा तो उसको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कम से कम उसे पैदल तो स्कूल तक नहीं जाना पड़ेगा, आंटी से वो बस के टिकट के पैसे तो ले ही लेगा और रेस्टोरेंट में खाने को भी मिलेगा। पपी ने आरती को 2 दिन पहले वाले कपड़ों में ही देखकर पूछा, आंटी क्या आपने अपना रेस्टोरेंट बदल दिया है? इसलिए उसने उत्सुकतावश उनसे पूछ ही लिया। आरती ने हंसते हुए उससे कहा, अरे नहीं बेटा, रेस्टोरेंट वही है, बस मैंने इसको रेनोवेट करवाया है और कुछ नई चीजें आते ही बिजनेस थोड़ा अच्छा चलने लगा है, पर अभी 2 ही दिन है, आशा है ऐसा ही चलता रहे।
पपी ने मन ही मन सोचा कि वो आंटी से एक बार पूछ ही ले कि रेनोवेशन करवाने के लिए इतनी जल्दी इतना सारा पैसा आया कन्हा से, लेकिन फिर वो ये सोचकर चुप ही रहा कि कन्ही आंटी उसकी बात सुनकर बुरा ना मान जाए और फिर उसे पैदल ही स्कूल जाना पड़े। कुछ देर तक ऐसे ही चुप खड़ा होने के बाद पपी ने टॉपिक को चेंज करते हुए आरती से कहा, आंटी, धनुष के मार्क्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। उसने 712 पॉइंट्स लिए हैं और सेकंड पोजीशन पर आए स्टूडेंट से उसके 79 पॉइंट्स ज्यादा है। अब आपको धनुष की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पपी टॉपिक चेंज करके आरती से ये भी जानना चाहता था कि धनुष आखिर छुट्टी लेकर गया कन्हा है। पहले उसने सोचा कि धनुष की मम्मी से सीधे सीधे ही धनुष के बारे में पूछ ले, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर आंटी को भी धनुष के छुट्टी लेकर स्कूल से ऐसे गायब होने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ तो वो खामनखा परेशान होंगी, इसलिए पपी ने पहले धनुष के मार्क्स की गुड न्यूज आरती को दी। पपी की बात सुनकर आरती ने बहुत ही साधारण से भाव से उससे कहा, अरे वाह, धनुष फर्स्ट आया है, मुझे पता था वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। आरती ने बड़े ही नॉर्मल ढंग से पपी को जवाब दिया, जबकि पपी ने सोचा था कि आंटी ये बात सुनकर खुशी से पागल हो जाएंगी। तभी पपी को उस रात की याद आ गई जब मंथली टेस्ट रिजल्ट आने से पहले ही आरती को यकीन था कि धनुष जरूर फर्स्ट ग्रेड से ही पास होगा, तो पपी समझ गया कि आंटी को पहले ही धनुष पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उसके बताने पर भी उन्हें कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन आरती के हाव भाव से पपी इतना समझ चुका था कि उन्हें भी धनुष की अचानक ली गई छुट्टी के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर कुछ देर आरती के साथ इधर उधर की बात करने के बाद उसने आरती से कुछ पैसे लिए ताकि उसे पैदल स्कूल ना जाना पड़े और स्कूल जाने वाली बस में बैठ गया। जब पपी स्कूल वापस पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा गंजा लड़का धनुष की सीट पर बैठा हुआ है। उसे देखकर पपी को लगा कि वो पहले भी उस गंजे लड़के से कहीं ना कहीं मिल चुका है, क्योंकि उसकी शक्ल पपी को बहुत जानी पहचानी लग रही थी। फिर जैसे जैसे पपी उसकी ओर आगे बढ़ा तो वो उसे पहचानते ही खुश हो गया और उससे बोला, अबे शिटू, तू हमारे स्कूल में क्या कर रहा है? पपी ने शिटू को गले लगाकर उससे पूछा। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो बहुत पुराने दोस्त एक दूसरे से गले लगकर पुरानी बातें याद कर रहे हैं। शिटू ने पपी के गले से लगते ही उसके गाल पर चुंटी काटते हुए कहा, अबे गेंडे, मुझे तो लगा तू उस दिन के बाद मर गया होगा, पर तू तो लगता है 100-200 साल और जिएगा। पपी भी हंसते हुए शिटू की बात का जवाब देता है, अबे जब तक तू नहीं मरेगा मैं यहीं रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। पांचाल परिवार शहर के बहुत ही रईस खानदान में से एक था, क्योंकि उनका फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस खानदानी बिजनेस था, जबकि पपी के पेरेंट्स का बिजनेस इसी पीढ़ी का था। इसलिए अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो पपी के पेरेंट्स का रियल स्टेट का बिजनेस शिटू पांचाल के खानदान के बिजनेस का सिर्फ 1% ही होगा। दोनों के खानदान में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन शिटू और पपी की दोस्ती को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पपी और शिटू की दोस्ती अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं थी और न ही पपी शिटू को उसके बर्थडे की पार्टी में मिला था। दरअसल उन दोनों की दोस्ती तब से थी जब वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि शिटू और पपी सिर्फ 1 साल के लिए ही एक साथ पढ़े थे, लेकिन 1 साल में ही दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। क्या रोहिणी को सच का पता चल पाएगा? क्या धनुष शिटू की मदद करेगा जुए की शर्त को जीतने में? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH44 सितारों की रोशनी। सिर्फ 2 साल पहले ही जब पपी के पेरेंट्स का तलाक हो गया था, तब पपी ने खुद को सबसे अलग करके बिल्कुल अकेला रहना शुरू कर दिया था। वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन 2 साल तक सबसे अलग थलग रहने के बाद भी पपी और शिटू की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद शिटू ने सीधे सीधे बिना इधर उधर घुमाए ही पपी से पूछा, यार मैं यहां धनुष को ढूंढने के लिए आया हूं, क्या तू मुझे बता सकता है कि वो कहाँ गया हुआ है? पपी शिटू के मुंह से धनुष का नाम सुनकर चौंक गया था, क्योंकि उसके अलावा धनुष का कोई और दोस्त ही नहीं था। फिर शिटू उसे कैसे जानता था, इसलिए उसने सरप्राइजिंगली शिटू से पूछा, तू धनुष को कैसे जानता है? वो तो मेरा सबसे खास दोस्त, या फिर तू उसे मेरा भाई भी कह सकता है। पपी की बात सुनकर शिटू को गेम हॉल वाला दिन याद आ जाता है जब वो धनुष के सामने उससे दोस्ती करने के लिए लगभग गिड़गिड़ा रहा था और यहाँ उसका इतना खास दोस्त पपी धनुष को भाई कहकर बुला रहा है। इसलिए उसने पपी से पूछा, धनुष तेरा भाई है? ये बोलते वक्त शिटू के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे पिछले दिन को याद करके कितना दुख हो रहा है। पपी शिटू को आगे कहता है, हाँ हाँ और नहीं तो क्या, माना वो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स भी मुझसे बहुत ज्यादा है, देखने में भी धनुष की पर्सनालिटी मुझसे बहुत अच्छी है, वो अपने दोस्तों का भी बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए मैं उसे भाई नहीं अपना बड़ा भाई ही मानता हूँ। पपी शिटू को धनुष की तारीफ करता हुआ बहुत कुछ विस्तार से बताता है, क्योंकि शिटू के चेहरे के आश्चर्य वाले भाव देखकर पपी को लगा कि शिटू सोच रहा है, धनुष जैसा इतना इंटेलिजेंट लड़का उसके जैसे एवरेज स्टूडेंट का खास दोस्त कैसे हो सकता है। इसलिए पपी शिटू को सब कुछ एक साथ बताता चला गया। इतना तेज और जल्दी जल्दी बोलने के कारण पपी की सांस फूल गई थी, इसलिए उसने मुंह खोलकर सांस खींचते हुए फिर शिटू से पूछा, लेकिन ये तो बता तू उसे ढूंढ क्यों रहा है? फिर शिटू शांति से पपी को सारी बातें बताता है, यार मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ जिसके लिए मुझे धनुष की मदद चाहिए। शिटू को ऐसे परेशान देखकर पपी तपाक से उससे कहता है, अरे तो बोलना, इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा क्या है जिसमें केवल धनुष ही तेरी मदद कर सकता है?
शिटू उससे आगे कहता है, दरअसल तुझे तो अच्छी तरह मालूम ही है कि मेरी फैमिली का फूड एंड बेवरेजेस का खानदानी बिजनेस है और वो पिछले कुछ सालों से काफी मंदा चल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि टूरिज्म सेक्टर में भी अपने बिजनेस को कैटरिंग के जरिए बढ़ाया जा सकता है। और तुझे तो पता ही है, इस सिटी के पास बड़ी हवेली गांव का ही एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इसलिए मेरी फैमिली ने वहां जमीन लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया था, लेकिन जैसे ही हमारे कंपटीटर को इसके बारे में पता चला, उन लोगों ने हमारे रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया और खुद भी उसी जमीन के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिया। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने शर्त के रूप में एक जुए के खेल में उनसे जीतने की बात रख दी। बस उसी वजह से मुझे धनुष की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है, इस मामले में बस धनुष ही हमारी मदद कर सकता है। शिटू की बात सुनकर पपी शॉक हो गया, क्योंकि जहां तक वो जानता था, धनुष कभी भी जुआ खेलने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए वो शिटू से कहता है, वेट वेट, तू क्या बोल रहा है यार? धनुष तो बहुत ही सीधा और शरीफ लड़का है। वो बिल्कुल ममस बॉय टाइप बंदा है, और तू कह रहा है कि तुझे उसकी मदद जुए की शर्त जीतने के लिए चाहिए? जुए और धनुष में तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है भाई। पपी की बात सुनकर शिटू भी थोड़ा सरप्राइज होकर उससे पूछता है, सीधा साधा शरीफ ममस बॉय, क्या बात कर रहा है तू? एक सीधा साधा शरीफ लड़का गेम हॉल में क्यों जाएगा? और उसी शरीफ लड़के ने गेम हॉल के सारे पैसे जीतकर वहां के मैनेजर को घुटने के बल झुकने पर मजबूर भी कर दिया। वाह भाई वाह! शिटू के आश्चर्य भरे हाव भाव और उसकी बात सुनकर पपी ने समझा कि अन्नू और उसके दोस्तों ने जरूर शिटू को ये कहा है कि धनुष जुआ खेलता है। वो भड़क जाता है और शिटू से कहता है, रुक रुक एक मिनट, तू ये अजीब से एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? मुझे पता है कि इन कमीनों ने तुझे भड़काया है। और पपी गुस्से में अन्नू और उसके दोस्तों की ओर देखकर कुछ गालियां बरबदाने लगता है। पपी आज सुबह जब स्कूल में आया था तो उसने क्लास में ये अफवाह सुनी थी कि धनुष पिछली शाम को स्कूल के बाद गेम हॉल में जुआ खेलने गया था। लेकिन उनमें से किसी की भी बात पर पपी ने भरोसा नहीं किया। अन्नू और उसके दोनों दोस्त पवन और अजय इस तरह की बातें क्लास में कर रहे थे, और उनकी बातों पर क्लास के बच्चों ने भरोसा भी कर लिया था। क्योंकि रात भर धनुष स्कूल के हॉस्टल से गायब था, इसलिए सभी को लगा कि जरूर धनुष जुआ खेलने गया होगा। सभी उसके बारे में बहुत ही नफरत और उसे नीचा समझते हुए बात कर रहे थे। सबको यही लगता रहा कि धनुष मंथली टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, इसीलिए वो जुआ खेलने लगा है। लेकिन जैसे ही धनुष का रिजल्ट आया तो क्लास के स्टूडेंट्स की नजरों में उसकी इज्जत काफी बढ़ गई थी, और यही बात अन्नू और उसके दोस्तों की नफरत को और भड़का चुकी थी। क्योंकि रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी ने यही सोचा कि अन्नू, पवन और अजय धनुष से बहुत नफरत करते हैं और वो हमेशा ही गेम हॉल में जुआ खेलने जाते रहे हैं, इसीलिए धनुष के बारे में भी गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। क्योंकि किसी ने कभी भी इससे पहले धनुष के बारे में ये नहीं सुना था कि वो जुआ खेलता है। ऐसा भी नहीं था कि स्कूल में से कोई भी गेम हॉल में नहीं जाता था, बजाय इसके क्लास के बहुत से बच्चे बहुत सी बार पूरी पूरी रात गेम हॉल में अपने माँ बाप के पैसों से जुआ खेल चुके थे। लेकिन धनुष को कभी भी किसी ने वहां नहीं देखा था। पर जब अन्नू और उसके दोस्तों ने उन सबसे कहा कि धनुष ने भी पूरी रात गेम हॉल में जुआ खेला है, तो उन्हें धनुष भी अपने में से एक लगने लगा था। उन सबके लिए ये सिर्फ एक अजीब बात थी, ना कि कोई बुरी चीज थी। क्लास के बहुत से बच्चे अन्नू और उसके दोस्त पवन और अजय से इस बात से काफी नाराज थे कि वो तीनों जानबूझकर धनुष के बारे में ये बात बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स को भी वो तीनों धनुष के बारे में ऐसी बातें बता रहे थे, जबकि क्लास के बच्चों का मानना था कि स्टूडेंट्स के बीच की बात टीचर्स तक नहीं जानी चाहिए। और ये सब कुछ अन्नू सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि धनुष ने मंथली टेस्ट में 712 पॉइंट्स लिए थे। लेकिन अन्नू ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके अफवाह फैलाने से धनुष का तो कुछ भी नुकसान हुआ नहीं, उल्टा वो और उसके दोस्त पवन और अजय को भी उन्हीं की क्लास के बच्चों ने साइड कर दिया था। क्लास में कोई भी उन तीनों से अब सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। वो कमीने। पपी ने बहुत ही गुस्से में उन तीनों की ओर देखा था, और उसकी नजरों की दिशा में शिटू ने भी जब देखा तो वो समझ गया कि पपी अन्नू और उसके दोस्तों के बारे में ही बात कर रहा है। शिटू अन्नू को अच्छे से जानता था, यही नहीं शिटू ये भी अच्छे से जानता था कि कल जब वो धनुष से बात करने उसके पीछे जा रहा था तो अन्नू, पवन और अजय भी धनुष और उसके पीछे बाहर आए थे, और शिटू ने उन तीनों को धनुष के बारे में उल्टी सीधी बातें करते भी सुना था। पहले तो शिटू ने सोचा कि ये तीनों धनुष के बारे में बुरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धनुष ने गेम हॉल में बहुत अच्छे पैसे जीते हैं और इसीलिए उससे जल रहे हैं। लेकिन शिटू ने अन्नू और उसके दोस्तों को धनुष की ही क्लास में देखा तो वो सारा माजरा समझ चुका था। अन्नू और उसके दोस्तों ने भी शिटू को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए नोटिस कर लिया था, इसलिए वो तीनों सर झुकाए खड़े थे। वास्तव में जब उन तीनों ने शिटू को अपनी ही क्लास में देखा था, तभी से वो तीनों उससे अपनी नजरें चुरा रहे थे। वो तीनों अपनी डेस्क से भी नहीं उठ रहे थे कि कहीं शिटू उन्हें देख ना ले। पर अब जबकि पपी उन तीनों को ही देखकर गालियां दे रहा था तो वो तीनों खुद को शिटू की नजरों से नहीं छुपा पा रहे थे। कुछ देर अन्नू और उसके दोस्तों को घूरने के बाद शिटू वापस पपी की ओर देखता है और उससे पूछता है, यार पपी, तू धनुष का इतना अच्छा दोस्त है और मैं तेरा, फिर तू मुझे बताता क्यों नहीं है कि वो कन्हा है? पपी शिटू की बात सुनते ही अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर तेजी से एक सांस छोड़ता हुआ उससे कहता है, भाई मैं तुझे तभी बता पाऊंगा अगर कोई मुझे ये बता दे कि वो कन्हा गया हुआ है। आज सुबह जब मैं स्कूल आया तो धनुष लीव एप्लीकेशन छोड़कर पता नहीं कन्हा गया हुआ है, और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कौन सा जरूरी काम करने गया हुआ है।
शिटू बड़ी निराशा वाली आवाज में कहता है, अबे यार। और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, पपी, मेरे भाई धनुष जैसे ही वापस आता है तो प्लीज मुझे इमीडिएटली कॉल करके बता दियो, क्योंकि अगर धनुष जल्दी से जल्दी नहीं मिला तो मेरा बड़ा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। पपी को अपना मैसेज देकर शिटू ज्यादा देर ना रुकते हुए स्कूल से चला जाता है। पपी वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसकी नजर नेहा माथुर पर पड़ती है, जो लगातार उसी की ओर देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे थे कि पिछले 2 दिन में धनुष ने उन्हें एक बाद एक झटका दे दिया था। पहले तो उसने मंथली टेस्ट में टॉप कर दिया और फिर आज उन्हें पता लगता है कि धनुष तो जुए में भी टॉप क्लास प्लेयर है। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो धनुष को अच्छी तरह से जानते भी हैं या नहीं, क्योंकि कोई और अगर उन्हें ये बताता कि धनुष ने गेम हॉल में जाकर जुआ खेला ही नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा भी जीता था, तो वो शायद उसका यकीन ना करते। लेकिन उन्हें ये बात शिटू से पता लगी थी, जो कि धनुष को ढूंढता हुआ स्कूल तक आ चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें इस बात पर भरोसा करना ही था। पपी और नेहा कुछ देर तक आंखों ही आंखों में इसी तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चांद की किरणों से पती हुई रोशनी से बड़ी हवेली गांव की उस पहाड़ी की चोटी की परछाई धरती पर पड़ रही थी। बड़ी हवेली गांव की पहाड़ी पर चारों ओर सितारों और चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। एक घनघोर शांति के बीच में लगातार रात के झींगुरों की आवाज आ रही थी, और वहीं चोटी पर बैठे धनुष को सितारों की उस रोशनी ने चारों ओर से घेरा हुआ था। उसके शरीर में सितारों की रोशनी प्रवेश कर रही थी। धनुष के शरीर का रोम रोम सितारों से मिलती हुई उस ऊर्जा को सोख रहा था। ये दूसरी बार था कि धनुष हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की उस साधना को अपने पुनर्जन्म के बाद खुद ही धरती पर कर रहा था। पहली बार धनुष ने इस साधना को तब किया था जब उसे पता चला कि उसके शरीर ने चमत्कारी रूप से खुद ही उस साधना के लिए फिट कर लिया था। धनुष ने हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना को इमॉर्टल वर्ल्ड में कई दिनों और महीनों तक लगातार अभ्यास किया हुआ था, और अब धरती पर, क्योंकि उसके शरीर ने कुछ ऐसे लक्षण उसे दिखाए थे जो उसे इस साधना से मिले थे, इसलिए धनुष ने सक्रिय होकर साधना की शुरुआत कर चुका था। पिछली बार धनुष को लगा थी कि उसका शरीर साधना के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, इसलिए उसे अपने शरीर में भयंकर दर्द महसूस हुआ था। उसे लगा था कि कहीं उसका शरीर बीच में से फटकर 2 टुकड़े ना हो जाए, इसलिए धनुष काफी लंबे समय से सक्रिय साधना से घबरा रहा था। लेकिन इस बार धनुष ने काफी मेहनत करके उस पहाड़ी पर कुछ जड़ी बूटियां ऐसी ढूंढ ली थी जिससे कि वो अपने शरीर को ताकत देने के लिए जरूरी तरल पदार्थ बना सके। तब उसने हिम्मत करके हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की उस पहले पड़ाव की पहली क्रिया, जिसमें सांसों का संतुलन बनाना होता था, उसे शुरू कर दिया था। सितारों की रोशनी तो धनुष के शरीर में प्रवेश कर ही रही थी, साथ साथ उसके शरीर में सितारों के अर्क का प्रवेश और उसके बढ़ते हुए प्रभाव को साफ साफ नंगी आंखों से ही देखा जा सकता था। धनुष ने पिछले 1 महीने में भी कई बार इस क्रिया को किया था। उसकी वजह से उसके चारों ओर सितारों के अर्क का बनता हुआ वो आधा गोला साफ दिखाई दे रहा था। वो गोला धीरे धीरे एक अपने पूरे आकार में बदल रहा था। धनुष के दूसरी बार इस साधना को करने का एक सबसे कारण उस पहाड़ी पर मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलना भी था, और इसी वजह से पिछली बार के उसकी कोशिश से ज्यादा इस बार उसका शरीर सितारों की रोशनी को बहुत तेजी से सोख रहा था। इसी प्रकार सितारों के अर्क भी धनुष के शरीर में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और साधन के 2 घंटों के प्रयास में ही धनुष के चारों ओर सितारों के अर्क के गोले 1 से बढ़कर 4 हो गए थे। लेकिन धनुष के शरीर में जब सितारों के अर्क के गोले 1 से 4 हो गए थे, तब उसके शरीर की ऊर्जा सोखने की ताकत एकदम से काफी नीचे चली गई थी और उसके चेहरे और कंधों की मसल्स सिकुड़ने लगी थी। फिर उसके शरीर में से अचानक से ही बहुत तेज और बहुत ज्यादा पसीना बहना शुरू हो गया था। क्या वापस लौटने पर धनुष पपी को सच बताएगा? रोहिणी पांडेय धनुष से कैसे बिहेव करेगी? क्या धनुष बड़ी हवेली गांव की चोटी पर अपनी साधना पूरी कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट FM पर। CH45 फनकार। द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना के लिए बहुत ही मजबूत और ताकतवर शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है। हालांकि पिछले 1 महीने से धनुष दिन रात साधना के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहा था, लेकिन आज जिस तरल पदार्थ में धनुष ने शरीर को डूबा कर शारीरिक शक्ति को बाया था, उससे पहले धनुष का शरीर एक साधारण मनुष्य के जैसा ही था। एक साधारण मनुष्य के शरीर की ताकत की एक सीमा होती है। दर्द और तड़प को सहने के लिए साधारण मनुष्य का शरीर एक हद तक ही कोशिश कर सकता है, और उस निश्चित सीमा के बाद भी अगर मनुष्य को प्रताड़ित किया जाए या उसे मजबूरी में कोई भी ऐसा काम करना पड़े जिसमें कि बहुत ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत हो, तो फिर उस मनुष्य का टूट जाना स्वाभाविक है, यानी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। केवल मस्तिष्क ही नहीं, शरीर के अंदरूनी अंगों को भी एक सीमा के बाद आराम की सख्त जरूरत होती है। कोई भी अंग लगातार काम नहीं कर सकता। धनुष का शरीर सितारों के अर्क के 4 गोलों को अपने अंदर सोख चुका था, तो उसे ये महसूस होने लगा कि अब इससे ज्यादा उसके शरीर की अर्क सोखने की सीमा नहीं है। उसे अपने शरीर की ताकत का अच्छे से अनुमान था। सितारों के अर्क में असीम ताकत होती है, और एक हद से ज्यादा अगर इसे शरीर में संग्रहित करने की कोशिश की जाए तो शरीर कभी भी बम के धमाके के साथ फट सकता है। धनुष को अनुमान लग चुका था कि उसका शरीर अब अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है, और इससे ज्यादा अगर उसने सितारों के अर्क को अपने शरीर में संग्रहित करने की कोशिश की तो एक भयानक विस्फोट के साथ वो कभी भी फट सकता है। अचानक ही दर्द के कारण धनुष की चीख निकल गई और वो आसमान की ओर देखकर जोर से सांस छोड़ते हुए चिल्ला उठा, आह! और उसी के साथ धनुष का शरीर एक गोल गेंद की तरह जमीन पर लुकने लगा और उसका सर एक बड़े भारी पत्थर से टकरा गया।
एक क्षण के लिए हवा का एक गाढ़ा गुब्बारा बड़े हवेली गांव की उस पहाड़ी की चोटी से उठता हुआ आसमान की ओर चल पड़ा और कुछ देर उड़ने के बाद आसमान में कहीं खो गया। काफी देर तक धनुष अपने शरीर को गेंद की तरह जमीन पर इधर से उधर गोल गोल लुकाता रहा, जब तक कि उसकी सारी शक्ति खत्म नहीं हो गई और वो बेजान सा होकर एक जगह रुक नहीं गया। इस वक्त तक धनुष के शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो उठकर सीधा बैठ सके। धनुष को बहुत तेज भूख लगी थी। इस समय वो कई सारे जानवर एक साथ खा सकता था। इसलिए धनुष ने अपनी भूख मिटाने के लिए जैसे ही अपने बैग में हाथ डालकर नीचे के रास्ते में इकट्ठे किए हुए केकड़े और खरगोश निकालने की कोशिश की तो उसका हाथ खाली रह गया। वो चौंक गया था कि उसके बैग में से कई सारे कीड़े, केकड़े और खरगोश गायब हो चुके थे, जिन्हें धनुष ने इसी समय के लिए बांध कर रखा हुआ था ताकि साधना के बाद भूख लगने पर वो उन्हें खा सके। धनुष के शरीर की ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसे इस वक्त खाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके बैग में कुछ छोटे छोटे कीड़े और बिच्छू ही बचे हुए थे। धनुष को अच्छे से याद था कि उसने सभी जानवरों को एक साथ बांधकर बैग अच्छे से बंद किया था, फिर वो कन्हा जा सकते हैं। धनुष ने अपनी साधना करीब आधी रात के बाद शुरू की थी। रात के इस वक्त वहां कोई आ भी नहीं सकता था। फिर उसके बैग से वो सभी जानवर कन्हा चले गए। धनुष को सब कुछ काफी अजीब लग रहा था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक गहरे संतोष से भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अगर धनुष की जगह कोई साधारण आदमी होता तो इतनी रात को अपनी चीजें गायब देखकर दिल के दौरे से ही मर जाता, लेकिन धनुष कोई साधारण मनुष्य नहीं है। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड का एक महान योद्धा था और उस पहाड़ी पर वो और लोगों की तरह घूमने फिरने या कोई पिकनिक मनाने नहीं आया था। वो खुश हो गया था क्योंकि वो समझ गया था कि जिन जंगली जानवरों की उसे तलाश थी, उन्होंने ही उसके वो छोटे छोटे जानवर खाए थे। धनुष को ऐसा लगा कि अब उसकी साधना के बीच आने वाली एक और अड़चन का हल उसे मिल गया है। वो खुशी में झूमता हुआ कह उठा, सचमुच कन्हा, कन्हा नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, थैंक गॉड, फाइनली तुम मुझे मिल गए हो। धनुष ने अपने दिमाग और दिल को शांत करने की कला सीख ली थी। इस वक्त उसकी चेतना पहले के मुकाबले 10 गुना ताकतवर हो चुकी थी। पिछले एक महीने से लगातार द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना करने के कारण धनुष की सोचने समझने की शक्ति एक साधारण इंसान से लगभग 100 गुना ज्यादा थी और उसकी सभी इंद्रियां भी बड़ी ही तेज रफ्तार से काम करती थी। उस गाढ़े अंधेरे में भी धनुष की आंखों और कानों से कुछ भी बचकर नहीं जा सकता था। जब धनुष के बैग से वो कीड़े मकोड़े गायब हो गए थे तो धनुष समझ चुका था कि या तो उन्हें कोई अड़ा ही खूंखार जंगली जानवर लेकर गया है या फिर कोई और भी है जो इसी साधना में लीन है और उसे भी शारीरिक ताकत के लिए इन्हीं जानवरों की जरूरत थी। धनुष ने सोचा क्यों ना पहले अपने पेट की भूख को शांत कर लिया जाए, उसी के बाद उस जंगली खतरनाक जानवर को ढूंढा जाए। इसलिए उसने आसपास पड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया और उनके ऊपर बैग में बचे हुए बाकी केकड़े और कछुए को भूनना शुरू कर दिया। धनुष ने जो 10,000 साल इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए थे, उन वर्षों में उसने साधना में तो महारत हासिल की ही थी, इसलिए जीवन की कई ऐसी कठिनाइयों को हल करने में वो निपुण था जो एक साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उसके शरीर के अंदर कई ऐसी जादुई शक्तियां भी थी जिनसे वो मुसीबत के समय अपनी मदद कर सकता था, और उसकी सभी शक्तियों में सबसे ज्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण थी धनुष की इच्छा शक्ति, जो उसे किसी भी मुसीबत के समय हार ना मानने की ताकत देती थी। अपनी इन्हीं ताकतों की वजह से ही धनुष के ऊपर पार पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। और इन सभी ताकतों के साथ साथ धनुष के हाथों में एक जबरदस्त कला थी और वो थी एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने की कला। धनुष ने अपने खाने पीने और घूमने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इमॉर्टल वर्ल्ड की दुनिया में कई हजार साल बहुत से जगह घूमने और उनके बारे में जानने के लिए बिता दिए थे। धनुष ने उन 10,000 साल में इमॉर्टल वर्ल्ड का चप्पा चप्पा छान रखा था। धनुष बहुत इमॉर्टल वर्ल्ड के बहुत से महान योद्धाओं और फोक संगीतकारों के ऊपर भी शोध कर चुका था, और विकट परिस्थितियों में जीने के कारण ही उसे भोजन पकाने की अलग अलग तरह की कई कलाएं मालूम थी। 10 मिनट के बाद ही धनुष के पकाए हुए भोजन में से एक बेहतरीन खुशबू ने आसपास की सारी हवा को महका दिया था। धनुष ने अच्छे से पके हुए उस केकड़े को आग से बाहर निकाला और हाथों में लेकर उसे सूंघने लगा। भूख इतनी तेज थी कि खुद को रोकना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन फिर भी भूख की आग को कुछ देर विराम देकर उसने अपने बैग से कुछ मसाले और उस पर छिड़कने के लिए नमक को बाहर निकाला और धीरे धीरे उस बेस्वाद केकड़े को खाने के लिए तैयार किया। धनुष अपने बनाए हुए उस स्वादिष्ट खाने को चखने ही वाला था कि तभी उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। वो हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उस सुनसान अंधेरे में उसे कुछ भी ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता, पर उसे एक बहुत ही गंदी सड़े हुए मांस की बदबू आती है। तभी धनुष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने चेहरे की दिशा में देखते हुए ही जोर से कहता है, बदमाश जानवर, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। और ये कहते ही धनुष बिजली की तेजी के साथ घूमता हुआ अपने पैरों से जलती हुई लकड़ियों को लात मारकर अपने पीछे आ रहे उस दानव जैसी आकृति के ऊपर उछाल देता है ताकि खुद को पीछे से होने वाले हमले से बचा सके। धनुष ने जैसे ही अपने शरीर को दूसरी ओर उछाला था, तभी उसकी ओर एक जहर से भरी हुई फुहार आई थी। अगर एक सेकंड की भी देरी धनुष ने की होती तो वो उस खतरनाक जहर के गुब्बारे से बच नहीं सकता था। हिस हिस, धनुष मुड़कर देखता है कि उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़े आकार का अजगर उसकी ओर गुस्से में जहर से भरे हुए गुब्बारे अपने मुंह से फेंक रहा था। धनुष ने उसके पहले वार से तो खुद को बचा लिया था, लेकिन अब वो अजगर और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। रात के अंधेरे में उसकी गुस्से से चमकती हुई आंखें एक लाल रंग के बल्ब की तरह दिखाई दे रही थी, जिसमें उसका गुस्सा साफ साफ पता चल रहा था।
अजगर का सर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे के कारण वो कितना लंबा है ये पता लगाना मुश्किल था। धनुष तो अजगर के उगले हुए जहर से बच गया था, लेकिन अजगर की एक आंख, धनुष ने जो जलती हुई लकड़ियां उसकी ओर फेंकी थी, उनसे उसकी एक आंख के पास गहरा घाव हो गया था। और इसीलिए वो विशाल अजगर पहले से ज्यादा खूंखार हो चुका था। अजगर इतने जोर जोर से फुकार मार रहा था कि कोई साधारण आदमी तो उसका गुस्सा देखकर ही दिल के दौरे से मर जाए। धनुष उस अजगर को देखता हुआ उसके शरीर का आकार नाप ही रहा था कि तभी वो विशाल अजगर अपना फन फैलाकर जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर उठ चुका था। धनुष अपनी पलक भी नहीं झपका पाया था कि इतने में ही उसने फिर से जहर का एक बड़ी सी फुकार धनुष की ओर फेंक चुका था। हालांकि धनुष ने खतरे का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था और उसने अपनी सांस रोक ली थी, लेकिन उस अजगर का जहर इतना प्रभावशाली था कि शरीर की पतली सी चमड़ी के अंदर आराम से घुस सकता था। सांस रोकने के बाद भी धनुष उस जहर का असर अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। उसे चक्कर आने शुरू हो गए थे। उसका दिमाग चारों दिशाओं में घूमना शुरू हो गया था। धनुष किसी तरह घूम घूम कर खुद को अजगर की फुकार से बचा रहा था, क्योंकि बार बार अगर जहर की फुकार उसके ऊपर गिरती रही तो वो कभी भी बेहोश हो सकता है और फिर अजगर उसे निगलने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। धनुष ने खुद को अजगर के जहर से बचाते हुए एक झटके से अपने बैग से एक नुकीला हथियार निकाला जो उसने रास्ते में मिलने वाली झाड़ियों को हटाने के लिए रखा हुआ था। फिर उसने हवा में उछलते हुए अजगर की पीठ में उसे घोंप दिया। लेकिन इस बार अजगर की फुकार उसके चेहरे के ऊपर पड़ चुकी थी। सांस तो वो रोक चुका था, लेकिन जहर चेहरे पर पड़ने के कारण उसका चेहरा बहुत ही काला हो गया था और अब जहर उसकी स्किन के रोम छिद्रों से होता हुआ उसके शरीर में अंदर जाने लगा था। इस वक्त अगर धनुष के पास सबसे बड़ा हथियार कुछ था तो वो थी उसकी इच्छा शक्ति। धनुष ने खुद को एक कोने में छुपाने के बाद खुद से कहा, ओ गॉड, अगर जल्दी ही मैंने इसे खत्म नहीं किया तो आज ये मुझे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देगा। शरीर के अंदर जाते हुए जहर का दर्दनाक असर धनुष को महसूस होने लगा था और वो अब किसी भी वक्त बेहोश होकर पहाड़ी से नीचे गिर सकता था। तभी धनुष का ध्यान अपने सामने खड़ी हुई झाड़ियों पर जाता है और उन्हीं झाड़ियों के बीच में उसे वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी दिखाई देती हैं जो ऐसे जहर के लिए रामबाण का काम करती है। लेकिन इस वक्त धनुष के शरीर में जहर अपना काम करना शुरू कर चुका था। उसकी आंखें जन्हा धुंधला देख रही थी। वहीं उसने महसूस किया कि कोशिश करने के बाद भी वो अपना हाथ हिला तक नहीं पा रहा है। धनुष ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छाशक्ति को संग्रहित करके अपने शरीर को उन झाड़ियों की ओर उछाल दिया। फिर धनुष ने उन झाड़ियों के बीच से वो आयुर्वेदिक पौधे की पत्तियां खानी शुरू की और कुछ ही देर में उसे उनका असर दिखना शुरू हो गया था। शरीर में थोड़ी सी जान आते ही धनुष ने आंखें फैलाकर देखा कि वो अजगर उसी कोने में जहां कुछ देर पहले धनुष छुपा हुआ था, वहां वो जोर जोर से जहर की फुकार मार रहा था। धनुष किसी तरह उसकी आंखों से बचता हुआ अपनी जलती हुई लकड़ियों के पास पहुंच जाता है और उन जलती हुई लकड़ियों में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर उस भयानक अजगर की ओर देखता है। धनुष की खाई हुई वो आयुर्वेदिक पत्तियां अब अपना पूरा असर दिखा चुकी थी, इसलिए धनुष को साफ साफ उस गाढ़े अंधेरे में भी अजगर के शरीर की एक एक हरकत का पता चल पा रहा था। धनुष ने पहले सोचा था कि साधना के लिए उसके शरीर को जो ताकत चाहिए वो इन्हीं जंगली और खूंखार जानवरों के मांस से उसे आसानी से मिल जाएगी, बस उसे इन जानवरों को ढूंढना था। लेकिन उस अजगर ने धनुष को यह एहसास दिला दिया था कि ऐसे खूंखार जानवर को मारकर उसका मांस निकालना कोई आसान काम नहीं है। धनुष के पास वर्षों तक इमॉर्टल वर्ल्ड की शक्तियां रही हैं और उसी वजह से उसमें हमेशा ऐसे खतरों को सामने करने की हिम्मत रही है। लकीली यहाँ धनुष ने उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से खुद को बचा तो लिया था, लेकिन उन जड़ी बूटियों का असर भी जहर के असर को कुछ देर ही तक दबा पा रही थी, न कि उस जहर को खत्म कर पा रही थी। ये बात धनुष समझ चुका था। तभी वो आग के पास आकर खड़ा हो गया था ताकि आग की गर्मी से वो अपनी स्किन को गर्म कर सके, जिससे कि उसके शरीर के अंदर घुसते उस जहर को रोक सके, क्योंकि आग के आसपास अजगर की फुकार से फेंके हुए जहर की परत नहीं बन पा रही थी। इसलिए धनुष ने खुद को एक सुरक्षित जगह पर रोक लिया था। हिस हिस, अजगर अब बहुत गुस्से में उसे देख रहा था और जहर की फुनकारें उसकी ओर फेंक रहा था। विशालकाय अजगर भी शायद धनुष की इस चालाकी को समझ चुका था, इसीलिए उसने अपना अगला हथियार, अपनी भारी भरकम और लंबी पूंछ को धनुष की ओर घुमा दिया था। क्या धनुष अजगर के जहर से खुद को बचा पाएगा? कैसे धनुष जंगली जानवर का शिकार अपनी साधना पूरी करने के करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH-46 मौत। अजगर की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसकी आंखों में खून उतर रहा हो। अपने सामने बार बार इधर से उधर उछल उछल कर बचते हुए धनुष को देख देखकर उसका गुस्सा काफी बढ़ चुका था। अजगर ये देख रहा था कि धनुष ने खुद को आग के पास रोककर उसके जहर से बचा लिया है, इसलिए उसने अपनी भारी भरकम पूंछ को धनुष को खत्म करने के लिए उसकी ओर घुमा दिया था। लेकिन धनुष जैसे इस हमले के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था और एक कुशल योद्धा की तरह धनुष ने अपने शरीर को हवा में इतना ऊपर उछाल लिया था कि अजगर की पूंछ उसके पैरों के नीचे से निकल गई। ये देखकर अजगर की आंखें बिजली की तरह चौंध रही थी और उसने एक पल भी गनवाए धनुष की ओर हवा में ही अपने जहर के गुब्बारे छोड़ दिए थे। उस जहर के गुब्बारे के धनुष तक पहुंचने से पहले ही धनुष वापस जमीन की ओर रुख कर चुका था, लेकिन जमीन पर पांव पड़ते ही उसने देखा कि अजगर की पूंछ के वार से उसकी जलती हुई सारी लकड़ियां उड़कर झाड़ियों में कहीं खो गई थी। मतलब अब धनुष के पास खुद को गर्म रखने के लिए आग खत्म हो चुकी थी।
उस जंगली दानव के दिमाग की ऐसी चालाकी देखकर धनुष समझ गया कि अजगर ने अपनी पूंछ उसके लिए नहीं बल्कि जलती हुई आग की लकड़ियों को वहां से हटाने के लिए घुमाई थी, जिससे कि धनुष दोबारा आग का इस्तेमाल न कर सके। धनुष गुस्से में उसे कहता है, अबे सड़े हुए बदबूदार जानवर, मुझे लगता है तू पहले से ही अपनी आत्मा त्यागने की कसम खाकर आया है। चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी तेरी ये इच्छा पूरी करने वाला हूँ। धनुष उसे खत्म करने के लिए गुस्से में भड़क जरूर रहा था, लेकिन उसकी समझदारी देखकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी चुका था। तभी बिना एक पल की भी देरी किए अजगर फिर उसकी ओर अपनी पूंछ घुमा देता है, लेकिन इस बार फिर धनुष एक ओर उछलकर खुद को बचा लेता है। इस बार अजगर बिना रुके लगातार जहर की फुकार और अपनी पूंछ से धनुष के ऊपर कई बार वार करता है और धनुष गेंद की तरह कभी दाएं तो कभी बाएं उछलकर खुद को बचा रहा है। इसी उछल कूद में धनुष के हाथ फिर से एक बार उसका वही हथियार लग जाता है जिससे उसने पिछली बार अजगर की पीठ पर वार किया था। पर इस बार धनुष पीठ पर नहीं बल्कि उछाल मारता हुआ उस दानव के नजदीक जाकर ठीक उसके सर के नीचे गले के पास एक गहरा घाव करने में कामयाब हो जाता है। अजगर गले पर खतरनाक घाव के होते ही जोर जोर से फुकार मारता हुआ एक तरफ झुक गया था, लेकिन अब भी वो धनुष के ऊपर हमला करने के लिए छटपटा रहा था। धनुष ने उसे गिरता हुआ देखकर कुछ देर के लिए जन्हा था वन्हा का वहीं रुक गया। वो इंतजार कर रहा था कि अजगर दोबारा खड़ा होकर अपना फन फैलाने की कोशिश करेगा तो फिर से उसे नई जगह उछल कर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजगर का शरीर उस दर्द के कारण ढीला पड़ता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में धनुष के लिए गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। धनुष ये भांप चुका था कि अब वो दानव रूपी अजगर अपनी जगह से हिलने डुलने में असमर्थ है, इसलिए वो धीरे धीरे मगर उसके जहर से बचता हुआ अजगर के नजदीक पहुंचकर कई बार उसके शरीर कई गहरे घाव कर देता है। धनुष के किए हुए घाव इतने गहरे थे कि उसके शरीर से मांस और खून बाहर छलकना शुरू हो जाता है। तड़पते हुए अजगर ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए फिर एक बार धनुष को अपनी पूंछ से मारने की कोशिश करता है, पर अब धनुष के लिए उससे बचना कोई मुश्किल काम नहीं था। और फिर धनुष उसके ऊपर अपना आखिरी वार करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से अपने हथियार को घोंप कर घुमा देता है। अजगर की गर्दन से निकला खून धनुष के चेहरे को पूरा नहला देता है। धनुष ने द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना के कई मंत्रों को हजारों सालों तक अध्ययन कर चुका था। उसके रोम रोम में वो साधना और मंत्र बसे हुए थे, और इसीलिए उसे ये बहुत अच्छी तरह से याद था कि अपनी साधना के लिए उसके किस तरह की चीजों की जरूरत है। धनुष बहुत अच्छे तरह से जानता था कि उसके कारण बहते अजगर के खून के अर्क का उसकी साधना के लिए क्या महत्व है, इसलिए वो इसे बेकार नहीं जाने दे जा सकता था। धनुष ने बिजली की सी तेजी से अपने दांत उस अजगर के खुले घाव पर गाड़ दिए थे, और उसी के साथ धनुष ने अपने दोनों हाथों से अजगर की गर्दन को कसकर जकड़ लिया था ताकि वो उसे झटका देकर दूर ना फेंक दे। अजगर ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी जल्दी उस फाइट का रुख ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जहां एक साधारण से दिखने वाले लड़के से उसे अपनी जान भी बचानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अजगर भी एक खूंखार और ताकतवर जानवर होता है, और घायल होकर तो वो और भी खतरनाक हो चुका था। अगले ही पल अजगर ने अपने घायल शरीर की पूरी जान लगाकर धनुष के कंधे पर अपनी पूंछ से एक बहुत ही घातक वार किया। धनुष ने ऐसे भारी भरकम हथौड़े जैसी चोट की कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वो अजगर के शरीर पर लगभग 100 घाव कर चुका था और उसके दिए हुए घाव के कारण वो लगभग अधमरा हो चुका था। फिर भी उस विशाल नाग ने अपनी पूंछ से धनुष के कंधे पर बहुत ही घातक वार कर दिया। धनुष अजगर के उस घातक वार के कारण लगभग उड़ता हुआ जमीन पर गिरा, और अगले ही पल उस भयंकर असहनीय दर्द ने उसे एहसास दिला दिया कि उसके बाजू की हड्डी या तो टूट चुकी है या फिर अपनी जगह से खिसक गई है। वास्तव में तो अजगर के उस वार का निशाना धनुष का सर था, लेकिन ऐन मौके पर धनुष ने अपने सर को उस घातक वार से बचा लिया था, अन्यथा इस वक्त धनुष की खोपड़ी की हड्डी टुकड़ों में बदल चुकी होती। धनुष भी अब घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सामने एक राक्षस जैसा खतरनाक जानवर था। दोनों एक दूसरे को फटती हुई आंखों से घूर रहे थे, लेकिन अब दोनों ही के शरीर में इतनी जान नहीं बची थी कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल सके। धनुष अब सिर्फ एक हाथ से ही उस अजगर से लड़ सकता था। वहीं अजगर के शरीर पर इतने गहरे घाव हो चुके थे कि उसके लिए भी धनुष के ऊपर कोई भी वार करना लगभग नामुमकिन था। धनुष गुस्से में अपने हाथ को पकड़ते हुए दर्द में चिल्लाता है, अबे राक्षस, अब तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। धनुष अब दोनों हाथों से अपने नुकीले हथियार को नहीं पकड़ सकता था, लेकिन इस दर्द ने उसके गुस्से को और भड़का दिया था। धनुष उस जहरीले नाग पर आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा था। धनुष ने अपने नुकीले हथियार को अपने मुंह में दांतों के बीच में दबाया और अपनी पूरी ताकत से अजगर के ऊपर कूद पड़ा। इस वक्त धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड के एक घायल सैनिक की तरह उस दानव जैसे आकर वाले अजगर पर झपटा था। धनुष ने लगातार दांतों के बीच दबे हुए हथियार से अजगर की गर्दन पर एक के बाद कई वार किए थे, और ये वार धनुष ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए अजगर के पिछले घाव पर ही किए थे, ताकि इस बार उसके बचने का कोई मौका ही ना रहे। और फिर धनुष ने अपने दांतों से उस नुकीले हथियार को एक तरफ फेंक कर अजगर के घाव पर फिर से अपने दांत गड़ा दिए, ताकि अजगर के खून का अर्क पी सके। भयंकर दर्द से तड़पते हुए उस नाग ने चारों ओर पलट पलट कर धनुष से खुद को छुड़ाने के कई प्रयत्न किए। दर्द में उसने चारों ओर जहर के गुब्बारे फेंकते हुए धनुष को उसमें घेरने की लगातार कोशिश की। इस वक्त वो अजगर इतने तेजी से अपनी नाक से हिस हिस की आवाज कर रहा था कि कोई भी उसके नजदीक आने की कोशिश करने की सोचे भी ना। किसी तरह अजगर ने फिर से अपनी पूंछ को धनुष के ऊपर फिर से हमला करने के लिए तैयार कर लिया था, पर उसकी कोशिशें देखकर धनुष भी और ताकत से अपने वार किए जा रहा था। अजगर दर्द में तड़पते हुए समझ चुका था कि लाख कोशिशों के बाद भी अब वो धनुष को अपने से दूर नहीं कर पा रहा है,
और धनुष अपने नुकीले हथियार को फिर से दांतों में दबाकर अजगर की गर्दन के काफी अंदर तक पहुंचा रहा था। अजगर ने रेंगते हुए खुद को पहाड़ी के एक बड़े से पत्थर के पास ले गया ताकि धनुष को अपने शरीर से दूर करने के लिए उस पत्थर पर पटक सके, लेकिन धनुष ने अपने चारों ओर के उस एरिया को पहले ही अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा चुका था, इसीलिए जब भी अजगर उसे पत्थर की ओर लेकर जाता तो धनुष दूसरी ओर घूमकर खुद को बचा लेता, लेकिन इस बीच धनुष अजगर की गर्दन से लगातार उसके खून के अर्क को पीता रहा। फाइनली अजगर ने अपने हथियार डाल दिए। वो मान चुका था कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए उसने इस बार फिर धनुष को पत्थर के ऊपर पटकने की बजाय अपने शरीर को सिकोड़ लिया और गर्दन को एक ओर झुकाकर नीचे गिरा लिया। धनुष से जीतना या उससे छुटकारा मिलना अजगर के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने धनुष को भी अपने साथ पहाड़ी की चोटी से नीचे गिराने की सोच ली थी। एक ही पल में अजगर ने अपने साथ साथ धनुष को भी पहाड़ी से नीचे गिरने के लिए मजबूर कर दिया था और अब जल्द ही दोनों के बीच काफी देर से चल रही इस जंग का अंत होने ही वाला था। धनुष अपने कानों को चीरती हुई उस हवा को महसूस कर रहा था। हवा को चीरते हुए उसे नीचे अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी उसके कानों में हवा के साथ साथ अजगर की फुकार की आवाज भी आ रही थी। धनुष मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं इस दानव के साथ मरने वाला हूँ? अचानक ही उसका मजबूत दिल मौत के डर से बुरी तरह कांपने लगा था। तेजी से वो अजगर से लिपटा हुआ जमीन की ओर बढ़ रहा था और पहाड़ी पर उगी हुई कटीली झाड़ियां उससे टकरा टकरा कर उसके शरीर पर नए नए घाव बना रही थी। तभी धनुष के दिल में अचानक से ही उसकी माँ का ख्याल आता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं इस दुनिया में मरने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ को इतनी मुसीबतों के बीच अकेला तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता। धनुष चिल्लाने लगता है और उस सुनसान पहाड़ी में दूर दूर तक उसकी आवाज गूंजने लगती है और फिर से एक बार धनुष की इच्छा शक्ति संग्रहित होने लगती है। वो डर के कारण नहीं अपनी हिम्मत को इकट्ठा करने के लिए चिल्ला रहा था। धनुष की आंखों में फिर से वही चमक दिखाई देने लगती है जो हमेशा ऐसी मुसीबतों के वक्त उसकी आंखों में आ जाती है। गुस्से में धनुष फिर से उसके शरीर को जकड़े हुए अजगर से खुद को आजाद कराने के लिए उस नुकीले हथियार से अजगर के शरीर में जोर जोर से गोदना शुरू कर देता है। धनुष को एहसास हो जाता है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो अजगर के शरीर को एक हद तक ही घायल कर पाया है और ऐसा संभव है कि आज उसकी जान अजगर के साथ ही निकल जाए। धनुष की निगाह तभी नीचे की ओर पड़ती है। अब वो जमीन से ज्यादा दूर नहीं रह गया था। धनुष को पहाड़ी के ठीक नीचे बने हुए गांव के बहुत से घर दिखाई देने लगे थे। धनुष के ठीक ऊपर वो विशाल नाग जमीन की ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। सामने साफ साफ दिखाई देती हुई मौत से धनुष का दिल कांप रहा था। बेशक साधना करने से मुझे ताकत मिली है, पर मेरा शरीर एक हार्ड मांस का बना ढांचा है, जैसा कि एक साधारण मनुष्य का होता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर कुछ ही देर में मैं फटकर बिखर जाऊंगा। धनुष आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पास आती हुई जमीन को देख रहा था और मन ही मन बचने के उपाय सोच रहा था। उसे नीचे सिर्फ पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। तेज हवा उसके शरीर को अपने दबाव से बार बार इधर से उधर घुमा रही थी। धनुष मौत सामने देखकर घबरा ही रहा था कि तभी उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिर जाती है। धनुष सोचने लगता है कि आसमान में तो एक भी बादल नहीं था। जब वो पहाड़ी की चोटी पर था तो आसमान बिल्कुल साफ था और बारिश की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर ये पानी की बूंद कन्हा से उसके ऊपर गिरी है। जैसे ही हवा के झोंका फिर उसके शरीर को गोल घुमाता है, धनुष खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाने लगता है, मिल गया, फाइनली मुझे मिल गया है। दरअसल धनुष के ऊपर गिरी बूंद कोई पानी की बूंद नहीं बल्कि उसके ठीक ऊपर गिरते हुए अजगर की खून की बूंद थी। सुबह के करीब 3 बजे हुए थे और भोर का समय होता है। पहाड़ी पर खेतों में काम करने वाले सब गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन तभी एक बहुत तेज आवाज ने गांव वालों को उनकी नींद से उठने के लिए मजबूर कर दिया। आवाज इतनी तेज थी जैसे कहीं बिजली गिरी हो या पहाड़ी के ऊपर से कोई बहुत बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। गांव के लोग सुबह पहली किरण के धरती पर पड़ने से पहले ही उठ जाते हैं, लेकिन 3 बजे के आसपास का समय उनके लिए सबसे गहरी नींद का समय होता है। और फिर बड़ी हवेली गांव का इलाका एक पहाड़ी इलाका था जहां जंगली जानवर रात को तरह तरह की आवाजें करते रहते थे। गांव के इक्का दुक्का लोग जो उस आवाज को सुनकर उठे थे, उन्होंने भी यही सोचा कि कोई जानवर आपस में लड़ रहे होंगे, क्योंकि ये समय बारिश का है ही नहीं, फिर बिजली गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ियों से बाहर अंधेरे में देखा तो उन्हें सिर्फ अंधेरा और उल्लुओं की आवाज के सिवा कुछ और सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो भी फिर से चादर तान कर सो गए। लेकिन वो आवाज बिजली के गिरने की नहीं बल्कि उस विशालकाय अजगर के धरती पर गिरने की थी, जो अभी कुछ देर पहले ही धनुष को जान से मारने के लिए उसके ऊपर एक के बाद एक घातक हमले कर रहा था। अजगर के पूरे शरीर पर धनुष ने अपने हमलों सैकड़ों घाव किए हुए थे। इसी वजह से वो पहाड़ी की चोटी से गिरते हुए जमीन को छूने से पहले ही दम तोड़ चुका था। उसका शरीर सिकुड़कर एक मांस के भारी गट्ठर के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। क्या धनुष धरती पर गिरने से बच जाएगा? क्या साधना के लिए जिस जानवर को धनुष ढूंढ रहा था, ये अजगर वही है? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH-47 मदद। मांस के गट्ठर के ठीक बीच में गिरा था धनुष, जो दर्द से बिलबिला रहा था। धनुष के शरीर में इतनी भी जान नहीं रह गई थी कि वो अजगर के ऊपर से उठकर जमीन पर चल सके। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके धनुष किसी तरह खड़ा हुआ। हवा में गिरते हुए धनुष ने देख लिया था कि अजगर बुरी तरह घायल है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसलिए उसने अपने ऊपर से आते हुए अजगर के शरीर को हवा में ही हाथ बाकर पकड़ लिया और खींचकर अपने चारों ओर लपेट लिया था ताकि जमीन से टकराते वक्त वो अजगर की वजह से खुद को बचा सके।
इसलिए पहले अजगर जमीन से टकराया था और धनुष सीधा उस कठोर पत्थर के ऊपर गिरने से बच गया था। धनुष ने जब हवा में अजगर को पकड़ा था तो वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था, लेकिन अजगर ये जरूर समझ रहा था कि धनुष उसे अपने चारों ओर लपेटकर खुद को नीचे टकराने से बचा रहा है। इसलिए उसने खुद से लिपटे हुए धनुष को धरती पर गिराने की कई बार कोशिश की, पर अब अजगर के शरीर में उतनी जान ही नहीं बची थी। अंत में जब उसे अपनी कोशिशों में सफलता मिलने ही वाली थी तभी वो जमीन से टकरा गए। धनुष अजगर के मरे हुए शरीर से बाहर निकलकर पीछे मुड़कर अजगर को देखता है तो डर के कारण उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि वो कई जगह से फट चुका था और उसके शरीर से खून और मांस निकलकर उस पत्थर पर चारों तरफ फैल गया था। इस वक्त धनुष खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहा था, क्योंकि एन वक्त पर उसने खुद के चारों ओर अजगर को लपेटकर अपनी जान बचा ली थी, वरना इस वक्त उस अजगर की जगह धनुष खुद ऐसे ही चिथड़ों में बदल चुका होता। धनुष की जान तो बच चुकी थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसके शरीर पर भी काफी चोटें आई थी। धनुष अपने सामने पड़े हुए अजगर को देखकर सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक नुकीले हथियार से अजगर के शरीर से उसकी थोड़ी सी चमड़ी काटकर निकाल लेता है। मरे हुए अजगर की चमड़ी निकालना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पहले ही उसकी चमड़ी कई जगह से कटी फटी थी, इसलिए धनुष किसी तरह चमड़ी को काट रहा था और सोच रहा था कि इस विशाल अजगर का शरीर इतना बड़ा है कि इसकी चमड़ी से दवाई तो बन ही सकती है, उसके बाद अपने और अपनी माँ के लिए कपड़े भी बनवा लेगा। धनुष कहता है, इतनी सारी खाल से 3 जोड़े कपड़े बन सकते हैं मम्मी, मेरे और मोटू पपी के भी। इस अजगर का शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए इसके अंदरूनी अंग भी उतने ही बड़े बड़े होंगे। साधना के लिए जो तरल दवाई मुझे चाहिए उसके लिए इसके अंदरूनी अंग ही मेरे काम आएंगे, इसलिए इनमें से कुछ हिस्सा उपयोग करके बाकी हिस्से में मम्मी की दवाई बनवाने के बाद जो बचेगा उसे मैं बेच दूंगा। फिर धीरे धीरे नुकीले हथियार की मदद से धनुष अजगर की पूरी खाल निकालने के बाद उसके शरीर के मांस को देखकर धनुष सोचता है, ये नाग इतना जहरीला है कि साधारण आदमी इसके मांस खाने के बाद मर जाएगा। मुझे लगता है इसका मांस सिर्फ मेरे ही काम आ सकता है, बाकी और किसी के ये किसी काम का नहीं है। अगले करीब 3 घंटों तक धनुष उस विशाल अजगर के शरीर से काट काट कर उसकी खाल और दूसरे अंग अलग करता रहा, और फिर जब उसने खड़ा होकर देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि अजगर करीब 20 मीटर लंबा और बहुत मोटा था, इसलिए उसके शरीर से जो मटेरियल उसने निकाला था उसका एक बहुत बड़ा ढेर लग गया था जो करीब करीब धनुष के जितना ही लंबा था। धनुष उस बड़े ढेर को देखकर कहता है, अबे यार, ये तो एक और पहाड़ बन गया है यहाँ। और फिर मुस्कुराने लगा था। धनुष को लगा कि इतनी सुबह यहाँ कोई आएगा नहीं, इसलिए फिर से वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर चढ़ने लगा था, क्योंकि अपना बैग, उसके अंदर सेल फोन और उसका पर्स ऊपर ही छूट गए थे। आधे घंटे में ही धनुष पहाड़ी की उस जगह पहुंच चुका था जहां उसका बैग पड़ा हुआ था। बैग की सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। धनुष जो अमूल्य जड़ी बूटियां और कुछ इमरजेंसी आइटम जिन्हें वो घर से अपने साथ लेकर चला था, वो सब कुछ धनुष और उस अजगर की लड़ाई के बीच टूट चुका था। लेकिन एक चीज को देखकर धनुष के मन को थोड़ा शांति महसूस हो रही थी, और वो था उसका सेल फोन जो उसने कल दोपहर को ही खरीदा था। उसकी स्क्रीन भी नहीं टूटी थी। धनुष ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने एक मजबूत फोन खरीदा था। अगर उसका सेल फोन टूट जाता तो फिर उसके लिए अजगर के अंग जो उसने निकाले हैं उन्हें वापस लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता। धनुष सेल फोन लेकर पहाड़ी पर ही बैठा है और फोन के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट को बार बार ऊपर नीचे करके देख रहा है कि इस वक्त वो किसकी मदद से अजगर के बचे हुए माल को वापस लेकर जा सकता है। तभी धनुष को कुछ याद आता है और फिर वो शमीम का नंबर डायल करता है। शमीम के फोन उठाते ही धनुष उससे कहता है, शम, बड़ी ईमा, मुझे एक ट्रक चाहिए, और हाँ, लल्लू से कह देना कि एक बड़े फ्रीज का इंतजाम करके रखे। शमीम और लल्लू वो ही गुंडे थे जो कालू सेठ के साथ धनुष के रेस्टोरेंट पर हमला करने आए थे। उस हमले के बाद से धनुष की ताकत का अंदाजा उन्हें लग चुका था, इसलिए अब वो दोनों धनुष की बहुत इज्जत तो करते ही थे और तो और हमेशा उसके किसी भी काम के लिए तैयार रहते थे। धनुष ने कालू सेठ के साथ आए गुंडों को जब अपने रेस्टोरेंट के अंदर मारा था तो उन 7 गुंडों को धनुष ने ऐसे ही नहीं जाने दिया था, बल्कि धनुष ने 7 गुंडों को अपनी जादुई ताकत से बांध दिया था ताकि वो धनुष के रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने का अपना वादा तोड़कर कहीं भाग ना जाए। जब धनुष अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था तो उसने कालू सेठ और उसके साथियों से ये बात अच्छे से कही थी कि उन लोगों ने जो तोड़फोड़ की है उसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा, यानी रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन धनुष के जाने के बाद उन गुंडों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। धनुष की उस पिटाई के बाद वो सभी धनुष की आंखों से दूर कहीं छुपने की कोशिशों में लगे हुए थे। उन 7 को ये अच्छे से पता था कि यही उनके लिए सबसे अच्छा है, और ये सिर्फ इसलिए था कि धनुष ने जो उनके साथ किया था वैसी पिटाई कालू सेठ और उसके गुंडों की कभी हुई ही नहीं थी, और वो भी एक स्कूल के बच्चे के हाथों। धनुष एक बहुत तेज तर्रार और शांत लेकिन खूंखार योद्धा था। इतनी हिम्मत और ताकत देखकर उन 7 गुंडों की आत्मा तक कांप उठी थी। पहली बार उन्हें कोई ऐसा मिला था जिसने उन्हें मारने का तो छोड़ो, अपने बचाव का भी मौका नहीं दिया था। कालू सेठ और उसके आदमियों ने सोचा कि अगर वो कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहां धनुष पहुंच ही ना सकता हो तो इससे बेहतर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। अगर वो धनुष और उसके रेस्टोरेंट से दूर रहेंगे तो धनुष उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। धनुष के डर के कारण ही वो लोग कुमार इंडस्ट्रीज के मालिक से अपने इनाम के बाकी बचे हुए पैसे भी नहीं लेने गए थे। धनुष के रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जब कालू सेठ और उसके आदमी रेस्टोरेंट के अंदर ही थे, वो जानते थे कि धनुष अभी कहीं गया ही नहीं है, वो बाहर ही कुछ देर चक्कर काट रहा है। इसलिए जब तक उन्हें पूरा यकीन नहीं हो गया कि धनुष अपने घर जा चुका है वो सब लोग डर के कारण अंदर ही रहे।
और बार बार छुप छुप कर उसे देखते रहे। बाद में रात को जब वो सभी अपने अड्डे पर इकट्ठे हुए तब उन्हें समझ आया कि धनुष के रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनके शरीर के एक एक हिस्से में दर्द हो रहा था और इसी वजह से वो सभी हॉस्पिटल जाकर अपनी बॉडी का कंप्लीट चेकअप भी करवा कर आए थे, लेकिन डॉक्टर ने कोई बड़ी समस्या उन्हें नहीं बताई। पर फिर भी धनुष की पिटाई से उनके शरीर में जो गुम चोट आई थी उसकी वजह से रह रहकर उन्हें दर्द होता था। कालू सेठ और उसके आदमियों ने एक दूसरे को अपने अपने दर्द के बारे में बताया तो उन्हें पता लगा कि उन सभी को एक ही जगह पर एक ही जैसा दर्द हो रहा था। फिर उन्हें समझ आ गया कि केवल धनुष ही था जो उन्हें इस दर्द से छुटकारा दिला सकता था। तो उन सातों ने डिसाइड किया कि क्यों ना धनुष के पास जाकर उससे अपने दर्द का इलाज पूछ लिया जाए। इसलिए एक रात वो सब इकट्ठे होकर धनुष के रेस्टोरेंट के बाहर जाकर खड़े हो गए। रात को धनुष रेस्टोरेंट नहीं आ सका था, लेकिन जैसे ही अगली सुबह वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा तो वो सातों उसके पैरों पर ऐसे लेट गए जैसे एक छोटा बच्चा रोते हुए अपने पिता को देखकर उसके पैरों में लेट जाता है। कालू सेठ और उसके आदमी ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि धनुष कोई साधारण आदमी नहीं है, उसकी ताकत का एक करिश्मा तो वो देख ही चुके थे। धनुष ने उनको ऐसी चोट दी थी जिसका डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे और उन सभी को एक ही जगह पर दर्द हो रहा था। धनुष के पैरों को पकड़कर वो सभी रोने लगे और उससे रोते रोते रिक्वेस्ट करने लगे कि किसी भी तरह उन्हें इस दर्द से छुटकारा दिलवाए। धनुष उनकी ये हालत देखकर हंसने लगता है क्योंकि वो जानता था कि वो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे और रेस्टोरेंट को रेनोवेट नहीं करवाएंगे, इसलिए धनुष ने अपनी जादुई ताकत से उन्हें ऐसा दर्द दिया था जो सिर्फ वही ठीक कर सकता है। धनुष उनसे कहता है रेस्टोरेंट का काम अच्छे से करवाना, और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया था। लेकिन जाने से पहले धनुष उन सभी को उनके दर्द से निजात दिलवाने का हल बता चुका था। कालू सेठ और उसके आदमी शमीम, लल्लू और बाकी लोग कभी धनुष को वहां से जाते हुए देख रहे थे तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। उन सभी के लिए धनुष को समझना बहुत मुश्किल था। पर वो ये जरूर समझ चुके थे कि अब उन्हें रेस्टोरेंट जरूर रेनोवेट करवाना है और इस बार उन्होंने पिछली वाली गलती को दोहराए बिना रेस्टोरेंट को रेनोवेट करवा दिया। कालू सेठ और उसके साथियों ने जन्हा जन्हा से भी पैसा इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने पैसा उधार उधार मांगकर इकट्ठा किया और फिर धनुष के रेस्टोरेंट की एक एक चीज ठीक करवाने में लग गए थे क्योंकि उन्हें कैसे भी उस दर्द से छुटकारा चाहिए था। रेस्टोरेंट को रेनोवेट करवाने में करीब 6 लाख रुपए का खर्चा आया था। जो पैसे कालू सेठ को कुमार इंडस्ट्री से इनाम के तौर पर मिले थे वो तो चले ही गए, बाकी उनकी अपनी सेविंग्स और फिर कर्ज लेकर उन्होंने ये पैसा जैसे तैसे करके जमा किया था। और ये सब उस असहनीय दर्द के कारण था जो धनुष ने अपनी एक कला जिसका नाम जत्व कला है उसकी वजह से पल पल तड़पते हुए कालू सेठ और उसके बाकी आदमी अपने होश खो रहे थे। वो जितनी जल्दी हो सके इस दर्द को ठीक करने के लिए तड़प रहे थे। कालू सेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर धनुष के रेस्टोरेंट को पूरी तरह से रेनोवेट करवा दिया था। धनुष उनके काम से खुश हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से जल्दी शमीम और लल्लू के शरीर से जत्व कला के प्रभाव को कम कर दिया था और उसके साथ उनकी बाकी चोटें भी ठीक कर दी थी। लेकिन कालू सेठ और भालू के शरीर से उसने जत्व कला के प्रभाव को तो कम कर दिया था पर उनके बाकी दर्द को जीवों का त्यों छोड़ दिया था। धनुष ने उनसे कहा कि वो बहुत किस्मत वाले हैं कि उसकी मां को परेशान करने के बाद भी वो जिंदा है, इससे ज्यादा की उम्मीद उन्हें धनुष से नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी ने कहा है कि कभी कभी नफरत से एक दूसरे को देखने वाले भी दोस्त बन जाते हैं, इसलिए कालू सेठ और भालू वो दोनों भी धनुष से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसे उनका डर भी कहा जा सकता है क्योंकि धनुष का जो रूप उन्होंने देखा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरी ओर शमीम और लल्लू तो धनुष को एक देवदूत के रूप में ही देखते थे क्योंकि जिस तरह धनुष ने उन जैसे खूंखार गुंडों का सामना किया था और उसके बाद वो असहनीय दर्द से उन्हें छुटकारा दिलवाया था वो कोई देवीय शक्ति वाला ही कर सकता था। वो जानते थे कि धनुष ऐसी शक्तियों का मालिक होने के बाद भी कभी किसी को परेशान नहीं करता था और ना ही किसी और तरीके से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए शमीम और लल्लू धनुष की इज्जत ही नहीं करते थे बल्कि एक पक्के दोस्त या गुलाम की तरह उसकी बात मानते थे। और वो ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि धनुष कभी ना कभी उन्हें भी अपनी कला सिखाएगा। लेकिन धनुष एक आलसी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा लापरवाह भी था और फिर वो शमीम और लल्लू को बाकी लोगों से अलग भी नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि धनुष जानता था कि दुनिया में शमीम और लल्लू जैसे बहुत से छोटे छोटे गुंडे या फिर जिंदगी में आती परेशानियों को देखकर गलत रास्ता चुन लेने वाले लोग हैं और अगर धनुष उन्हें कुछ भी अपनी कला से सिखाएगा तो वो उस कला या ताकत का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शमीम, धनुष के फोन आते ही हरकत में आ चुका था। सुबह के 6 बजे हुए थे और शमीम ने जल्दी ही धनुष की जरूरत के अनुसार एक ट्रक का इंतजाम करके बड़ी हवेली गांव की ओर चल पड़ा था। सिर्फ आधे घंटे में ही शमीम ट्रक लेकर बड़ी हवेली गांव में पहाड़ी के नीचे पहुंच चुका था। अपने साथ वो 3 साथी भी लेकर आया था जिन्होंने धनुष के रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ की थी। धनुष को देखते ही शमीम एक एक्शन हीरो की तरह ट्रक से कूदकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, बॉस, लल्लू साथ नहीं आ पाया है क्योंकि उसे अभी तक वैसा फ्रीज नहीं मिला है जैसा कि आपने कहा था। आपने कहा था कि इस बारे में जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है, इसलिए मैं अपने साथ सिर्फ 3 ही आदमी लेकर आया हूँ। अब आप जैसा भी कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। क्या धनुष शमीम और उसके साथियों को सच बता देगा? क्या होगा जब शमीम को धनुष की साधना के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH48 ढेर।
शमीम और उसके साथी काफी दिनों से धनुष के आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन धनुष ने कभी उन्हें ज्यादा भाव नहीं देता था। ये पहली बार है कि धनुष ने शमीम से किसी प्रकार की सहायता के लिए कहा है। शमीम को लगता था कि अगर धनुष ने उन्हें अपने गैंग में शामिल कर लिया तो कालू सेठ जैसे छोटे मोटे गुंडों के लेवल से वो बहुत ऊपर उठ जाएगा, और सबसे ज्यादा तो उसे धनुष की टेक्निक सीखने का लालच था, जिससे वो भी धनुष की तरह ही खतरनाक बन सके। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि धनुष का कोई गैंग या गिरोह नहीं है, बल्कि वो तो खुद अपने आप में एक गिरोह है। और रही बात धनुष की उन कलाओं की जो उसे दूसरों से इतना अलग करती हैं, वो तो उसकी वर्षों की साधना का नतीजा है, जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हालांकि धनुष ने शमीम, लल्लू और उसके साथ के लोगों को कभी भी नीचा नहीं समझा था, पर उसे ये भी मालूम था कि वो उससे क्या चाहते हैं, इसलिए उन सभी से धनुष एक निश्चित दूरी बनाकर रखता था। लेकिन आज जहां धनुष को जरूरत थी वहां सिर्फ शमीम जैसे लोग ही उसके काम आ सकते थे, इसलिए उसने अपने फोन में चेक करने के बाद सिर्फ शमीम को ही कॉल किया था। धनुष शमीम को अजगर की लाश के पास लेकर आता है, जहां उसके शरीर से निकले हुए सभी अंगों को बाहर निकालने के बाद धनुष ने उसका एक बहुत बड़ा ढेर बना दिया था। शमीम और उसके साथियों के होश उड़ गए जब उन्होंने एक अजगर का मांस और चमड़ी का इतना बड़ा ढेर जमीन पर लगे देखा। कुछ देर तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब धनुष ने किया है या फिर उसे ले जाकर धनुष करेगा क्या। शमीम भौचक्का सा होकर धनुष से पूछता है, बॉस ये जंगली राक्षस तुमने मारा है इसे? शमीम और उसके साथी मरे हुए अजगर के पास जाने से भी डर रहे थे। धनुष जानता था कि शमीम बहुत बातूनी लड़का है, वो एक ही बात को लेकर 10-10 सवाल पूछता है। पहले तो उसने सोचा शमीम को वहीं डांट देता हूं ताकि वो इसके बाद बिना कुछ बोले धनुष ने उसे जिस काम के लिए उसे बुलाया है वो ही काम करे। लेकिन धनुष जानता था कि शमीम को बड़ी हवेली गांव के इलाके के बारे में बहुत जानकारी है, वो धनुष की किसी भी बात पर यूं ही यकीन नहीं करेगा। इसलिए धनुष ने अनजान बनते हुए उससे कहा, जंगली राक्षस वो क्या होता है भाई? ऐसा नहीं था कि धनुष बड़ी हवेली गांव या वहां होने वाले खतरों के बारे में जानना नहीं चाहता था। दरअसल धनुष एक दिन पहले पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाने से पहले वहां काम करने वाले आसपास के किसानों से पूछताछ कर रहा था, तो उन किसानों ने उसे बड़ी हवेली गांव के उस जंगल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी ही नहीं थी। वहां रहने वाले किसान बाहर से आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग वहां पिकनिक मनाने के नाम पर बहुत ज्यादा कूड़ा फैला कर जाते थे, जिन्हें गलती से कई बार गांव के किसानों के पालतू जानवर खा लेते थे, और इसी वजह से उन गरीब किसानों के बहुत से पालतू जानवर मौत के मुंह में चले गए थे। इसलिए बहुत से लोगों से पूछताछ करने के बाद भी धनुष कोई खास जानकारी बड़ी हवेली गांव के बारे में इकट्ठी नहीं कर पाया था। शमीम एकटक उस अजगर की ओर ही देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कहता है, धनुष भाई दरअसल मैं बड़ी हवेली गांव का ही रहने वाला हूँ। बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे एक जंगली अजगर की कहानी सुनाई थी, जो एक विशाल राक्षस की तरह दिखाई देता था, और उसे कई बार गाँव के लोगों ने की झील के पास देखा भी था। पूर्णमासी की रात तो वो जंगली अजगर झील से बाहर निकलकर गांव वालों की गाय भैंस को यूं ही निगल जाता था। गांव वाले अपने जानवर उस तरफ लेकर जाने से भी डरने लगे थे। उन्हें यह भी लगता था कि अगर वो अपने जानवर उस तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो वो जंगली अजगर भूख से ही मर जाएगा। शमीम कुछ देर चुप रहकर फिर आगे कहता है, अजगर के डर से गांव के सभी लोग अपने घरों के बाहर एक बड़ी सी लालटेन सारी रात जलाकर रखते थे। उन्हें लगता था कि लालटेन में आग जलता देख अजगर उनके घरों की ओर नहीं आएगा। पहाड़ी की चोटी पर जो लोग शिकार करने आते थे वो भी उस ओर नहीं जाते थे, कहीं वो शिकार करने के चक्कर में खुद ही उस जंगली अजगर का शिकार न बन जाएं। शमीम आगे कहता है, पर बॉस मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इस बात को तो तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और हमने उसके बाद उस जंगली अजगर के बारे में कभी किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुना। वो जंगली अजगर अचानक ही बड़ी हवेली गांव की झील और पहाड़ी के आसपास से दिखाई देना बंद हो गया था, इसलिए सभी यही सोचते थे कि या तो वो मर गया है या फिर कहीं और चला गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अजगर वापस आ जाएगा और आपके हाथों से मारा जाएगा। शमीम उत्तेजित होकर धनुष को उस जंगली काले अजगर के बारे में जो कुछ उसने सुना हुआ था सब कुछ बताता चला गया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी कहानी में क्या झूठ है और क्या सच है। ऐसी ही कई कहानियां धनुष ने भी पहाड़ी के ऊपर आते वक्त कई लोगों से सुनी थी। मतलब पिछले 20 सालों से इस काले नाग के बारे में किसी ने कुछ सुना ही नहीं, फिर तो जरूर या तो ये कहीं ऊपर ही छुप कर बैठा होगा और छुप कर ही शिकार करता होगा, या फिर ये बीमार होने के कारण काफी कमजोर हो गया होगा। मुझे लगता है ऐसा ही कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से गांव के लोगों ने इतने लंबे समय से इसे देखा ही नहीं। धनुष ये कहता हुआ अपने ऊपर थोड़ा गर्व महसूस जरूर कर रहा था, क्योंकि असली कहानी तो सिर्फ वो ही जानता था। अगर काला नाग पिछले 20 सालों से बीमारी के कारण कमजोर हो गया था तो निश्चित ही बड़ी हवेली गांव के उस जंगल में कोई और खूंखार जानवर भी छुपा है। और ये धनुष के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस के पहले पड़ाव सितारों के आक्रमण की साधना के लिए उसके शरीर को जिस तरल पदार्थ या दवाई के लिए उसे जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो तो उसे इस काले नाग के शरीर से ही मिल जाएगा। शमीम और उसके साथ आए बाकी लोगों ने मिलकर अजगर की खाल और उसके मांस को जल्दी ही ट्रक में भर दिया था। इस काम में उन्होंने आधे घंटे भी नहीं लगाए थे। और इसी बीच लल्लू ने शमीम को फोन करके बता दिया कि उसने एक बड़े फ्रीज का इंतजाम कर लिया है। शमीम और उसके साथियों के साथ धनुष भी ट्रक में शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शमीम ने धनुष से कहा, बॉस आप सारे मांस को फ्रीज में स्टोर करने की सोच रहे हैं
क्योंकि लल्लू ने जो फ्रीज का बंदोबस्त किया है वो इतने सारे मांस के लिए बहुत छोटा पड़ेगा, और वैसे भी ये तो इतना ज्यादा है कि आप इस पूरे को यूज नहीं कर पाओगे। अगर हम इसमें से आधा रेस्टोरेंट में सप्लाई कर दें तो उसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे आराम से गोदाम का किराया जा सकता है। धनुष शमीम की पूरी बात गौर से सुनता है और फिर एक दबाव भरे लहजे में उससे कहता है, शमीम तुम ये भूल रहे हो कि ये मांस एक अजगर का मांस है, इसलिए जाहिर है कि इसमें बहुत ज्यादा जहर होगा, और वैसे भी मैंने ये मांस किसी और काम के लिए वनहा से उठवाया है, ये किसी के भी खाने के लिए नहीं है। शमीम धनुष का जवाब सुनकर समझ जाता है कि जरूर उसने कोई ना कहने वाली बात धनुष से कह दी है, और धनुष के गुस्से से तो वैसे ही उसे पसीने आ जाते हैं। इसलिए शमीम ने फिर कुछ न बोलते हुए अपने हाथ जोड़कर धनुष से माफी मांगते हुए चुप रहने में ही समझदारी समझी। हालांकि धनुष जानता था कि शमीम की बात में कोई बुराई नहीं है, वो जो भी कह रहा है उसके फायदे के लिए ही कह रहा है, पर धनुष ये भी जानता है कि अगर उसने शमीम को नहीं डांटा तो वो फिर थोड़ी देर में कोई और स्कीम ले आएगा, इसलिए उसने पहली बात का जवाब ही उसे इस तरीके से दिया कि वो चुप होकर बैठ जाए। और वैसे भी धनुष को अजगर के जहरीले मांस का किसी साधारण के खाने का ज्यादा डर था, इसलिए भी वो नहीं चाहता था कि उस मांस को शमीम रेस्टोरेंट में बेचने की सोचे। धनुष के जवाब से शमीम ही नहीं बल्कि उसके बाकी साथी भी फिर चुपचाप बैठे रहे। उन्हें पता था कि धनुष हमेशा किसी न किसी सोच में रहता है, और अगर उसे ज्यादा परेशान किया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ट्रक बड़ी हवेली गांव की सड़क से होता हुआ शहर की ओर तेजी से चल रहा था, और ट्रक में बैठे हुए सभी लोग बस आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। धनुष के डर से रास्ते में ना किसी को भूख लगी और ना ही किसी को नेचर्स कॉल की ही याद आई। कुछ ही देर में पुरानी नदी वाले इलाके में ट्रक पहुंच जाता है, जहां लल्लू ने पहले से ही एक गोदाम में फ्रीज का इंतजाम किया हुआ था, और वो बेसब्री से धनुष और बाकी लोगों का इंतजार कर रहा था। ट्रक गोदाम के बाहर रुक गया था और फिर बारी बारी से सभी लोग ट्रक से नीचे उतर गए। धनुष ने देखा कि कुछ ही देर में शमीम, लल्लू और बाकी लोगों ने अजगर का मांस उस बड़े से फ्रीज में रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे धनुष उन सबका मालिक हो। जब वो लोग सारा मांस फ्रीज में रख चुके थे तो धनुष ने उनसे कहा, मैं तुम सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं तुम सभी से कहना चाहूंगा कि तुम लोग अपने शरीर की ताकत को लोगों को परेशान करके, गुंडागर्दी करके उनकी जमीन या पैसा छीनने में जाया मत करो, बल्कि कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें कुछ भी गैरकानूनी ना हो और तुम शरीफ लोगों की बद्दुआ से बचे रहो। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो, और हाँ, तुम लोगों को वहां पूरे दिन रुकने की भी जरूरत नहीं है, बस जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम वहां जाकर काम कर सकते हो। धनुष ने शमीम और उसके बाकी साथियों को अपने रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर यूं ही नहीं दिया था, बल्कि इतने दिनों की जान पहचान में वो समझ चुका था कि बेशक वो लोग कालू सेठ जैसे नामचीन गुंडे के गैंग से हो, पर वो उस काम को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ढंग का काम है ही नहीं, पर दिल से वो भी यही चाहते हैं कि वो कोई अच्छा काम करें। उन सभी लोगों में कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं थी और ना ही वो कोई खास पढ़े लिखे थे। घर वालों और दोस्तों के तान सुन सुनकर कई बार लोग पैसे कमाने के गलत तरीके चुन लेते हैं और फिर उन रास्तों पर इतना आगे निकल जाते हैं कि उनके लिए वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। शमीम और उसके साथियों ने कभी ये नहीं सोचा था कि कालू सेठ के साथ काम करने से वो अपना ही नहीं अपने परिवार का नाम भी खराब कर चुके हैं। अपने घर वालों और दोस्तों के सामने जिस तरह की बेइज्जती और जिल्लत भरे ताने उन्हें सुनने पड़ते थे उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। वो सभी लोग अब ना चाहते हुए भी कालू सेठ के चंगुल में फंस चुके थे। बेइज्जती और शर्म के कारण ये लोग महीनों तक अपने घरों की ओर मुंह तक नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने धनुष के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनी तो उन्हें लगा कि समाज में कोई उनका भी है, और धनुष के साथ काम करने से उन्हें कोई डर भी नहीं था, क्योंकि कालू सेठ को धनुष पहले ही ऐसा सबक सिखा चुका है कि वो लाख चाहकर भी अब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। धनुष का ऑफर सुनकर वो लोग एक एक करके धनुष से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनुष भाई, हमारे लिए इतना सोचने के लिए। फिर दूसरा साथी कहता है, आप चिंता मत करना बॉस, आज के बाद आपको रेस्टोरेंट के हैवी और मेहनत वाले सारे काम की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आंटी जी को कोई भी दिक्कत ना हो। तभी उनका एक और साथी जो हमेशा थोड़ा गुस्से में ही रहता था वो कहता है, और इस बात की भी चिंता मत करना कि हमारे होते हुए रेस्टोरेंट में कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसा मजा चखाएंगे कि फिर अपने खुद के घर में भी नजरें झुकाकर जाया करेगा। उसकी ये फिल्मी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और धनुष के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। धनुष के रेस्टोरेंट का बिजनेस पहले अच्छा नहीं था, लेकिन जब से वो रेनोवेट हुआ था तब से उसमें ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। वैसे शमीम और उसके साथियों का मकसद रेस्टोरेंट में काम करना नहीं था, उनको तो बस धनुष के करीब जाना था। इस बारे में तो वो सोच भी नहीं रहे थे कि धनुष का रेस्टोरेंट अच्छा चलता है या बुरा। वो सभी लोग तो बस इस चक्कर में लगे हुए थे कि किसी तरह धनुष को खुश करके उससे वो कलाएं सीख सके जिनका जलवा वो पहली मुलाकात में देख चुके थे। और अब जबकि धनुष ने खुद ही उनसे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कह दिया है तो वो ज्यादा से ज्यादा धनुष और उसकी मम्मी के करीब रह सकेंगे। फिर उनकी मेहनत देखकर क्या पता किसी दिन धनुष उन्हें अपनी कोई एक कला भी सिखा देगा, तो उन सभी के लिए इससे अच्छी कोई और बात नहीं। और इसके अलावा रेस्टोरेंट का बिजनेस अभी इतना अच्छा चल रहा है कि उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। धनुष की मम्मी आरती को वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि वो बहुत ही इमोशनल लेडी है। अगर वो रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करेंगे तो आरती उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगी।
और रेस्टोरेंट में काम करने के बाद वो लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के सामने फिर इज्जत से जा सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत और ईमानदारी का काम है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी भेंट है। मुझे मालूम है रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने में आप लोगों ने काफी खर्चा किया है, उसी के एवज में मैं आपको लोगों को ये देना चाहता हूँ। शमीम और उसके साथियों को खुश होता देखकर धनुष उनके मन की बात काफी हद तक समझ गया था, पर वो उन लोगों को अच्छी तरह समझ चुका था। इसलिए उनकी किसी बात का बुरा ना मानकर धनुष ने अपना एटीएम कार्ड उनकी ओर बढ़ाकर उसमें से पैसे लेने के लिए कहा, ताकि उन्हें ये ना लगे कि इतनी मेहनत के बाद भी उनके हाथ खाली ही रह गए। क्या धनुष अब अपनी साधना पूरी कर पाएगा? क्या होगा जब धनुष स्कूल पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH49 अर्जी। धनुष के हाथ में एटीएम कार्ड देखकर शमीम और उसके बाकी साथी उसकी ओर देखते ही रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कार्ड उन्हें लेना चाहिए या नहीं। आज से पहले तो उन लोगों से सब अपने एटीएम कार्ड तो क्या गले में पहनी चेन और हाथों की अंगूठियां तक छुपाकर चलते थे। ये तो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कोई खुद ही उनके सामने अपना एटीएम कार्ड निकाल कर रख दे। धनुष ने उन्हें ऐसे असमंजस में देखा तो हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम लोग इन कपड़ों में अगर मेरे रेस्टोरेंट में जाकर काम करोगे तो लगेगा कि फिर से रेस्टोरेंट को लूटने गुंडे आ गए हैं। आखिर वहां के स्टैंडर्ड का भी तो कुछ ख्याल रखना है ना मुझे। धनुष की बात सुनकर वो सब भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दरअसल जब शमीम और उसके साथी ट्रक से अजगर का मीट निकालकर गोदाम के अंदर फ्रीज में रख रहे थे तो धनुष ने शमीम और लल्लू की आपस की बात सुन ली थी। दरअसल गोदाम का किराया बहुत ज्यादा था। इमरजेंसी में गोदाम और फ्रीज की जरूरत पड़ने के कारण लल्लू को मार्केट रेट से भी ज्यादा पैसे देने पड़े थे। वो लोग धनुष की बहुत इज्जत करते थे और किसी भी तरह धनुष के कहे काम को पूरा करना चाहते थे, लेकिन पैसे कम होने के कारण लल्लू ने गोदाम का सिर्फ आधा ही किराया दिया था और बाकी पैसों की वो शमीम से इंतजाम करने की बात कर रहा था। शमीम का हाथ भी तंग होने के कारण दोनों थोड़े परेशान हो गए थे। उन्हें डर था कहीं गोदाम का मालिक धनुष के सामने ही उनसे पैसे ना मांग ले और उनकी बेइज्जती हो जाए। शमीम और लल्लू आज में जीने वाले लोग हैं, वो कभी कल का नहीं सोचते। उनके लिए जो होता है वो बस आज ही होता है, कल किसी ने देखा नहीं। उनकी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म होने के लिए होते हैं, इसलिए दोनों की जेब खाली थी। धनुष के रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने के लिए कालू सेठ, शमीम और लल्लू ने तकरीबन 6 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए उन्होंने वो इस्तेमाल किए थे जो उन्हें कुमार इंडस्ट्रीज के मालिक ने धनुष और उसकी मां को परेशान करने और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के लिए एडवांस में दिए थे। 2 लाख उन्होंने किसी को धमकी देकर उससे लिए थे और बाकी पैसे कालू सेठ, शमीम और लल्लू ने अपनी बहुत सारी चीजें बेचकर और कुछ दोस्तों से उधार मांग कर इकट्ठे किए थे। इसीलिए शमीम, लल्लू और उसके साथियों के पास रेस्टोरेंट को रेनोवेट करवाने के बाद बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। यहाँ तक कि लोगों से चोरी और धमकाकर जो सामान उन्होंने इकट्ठा किया था वो भी बिक चुका था। इसलिए इस वक्त वो लोग पैसे के लिए मोहताज थे और उसके ऊपर अब गोदाम का किराए की बात सोच कर ही शमीम और लल्लू की जान सुखी हुई थी। धनुष ये सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बेशक अपने सैनिकों के साथ कितना ही कड़ा रुख क्यों ना रखता हो, लेकिन वो उनके मेहनताने के लिए कभी उन्हें परेशान नहीं करता था। इसलिए यहाँ भी धनुष, शमीम और लल्लू को अपना एटीएम कार्ड देकर स्कूल की ओर पैदल ही चल पड़ा। धनुष अपनी साधना में जरूरी तरल पदार्थ के लिए जरूरी सामान को इकट्ठा कर चुका था, इसलिए वो साधना शुरू करने का ज्यादा इंतजार न करते हुए अब बस अपनी साधना में लीन होना चाहता था। धनुष के लिए हर एक दिन बहुत जरूरी था। धनुष ने इस बात का हिसाब लगा लिया था कि साधना करने के लिए उसे 10 से 15 दिन का समय देना पड़ेगा और इन दिनों के लिए उसे अपने घर और स्कूल दोनों जगह से गायब होना ही पड़ेगा। और इसीलिए उसने सोच लिया था कि अब वो स्कूल जाकर एक लंबी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देगा ताकि उसकी साधना में कोई भी रुकावट ना आ सके। धनुष अपना एटीएम कार्ड शमीम और लल्लू को देकर स्कूल आ चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शमीम और लल्लू को जो कार्ड वो देकर आया है उसमें कितना पैसा है या फिर वो खुद ही भूल चुका था। धनुष के अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा देखकर शमीम और लल्लू की आंखें फट गई थी। उन्होंने सोचा था कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के के अकाउंट में कितना ही पैसा होगा। शुरुआत में वो सब लोग धनुष से एटीएम कार्ड लेने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर धनुष के जोर देने पर उन्होंने वो एटीएम कार्ड ले तो लिया था। पर अब उसके अकाउंट में उम्मीद से ज्यादा पैसा देखकर वो लोग सोच में पड़ गए थे। 3 लाख रुपए, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि बॉस इतने अमीर हो सकते हैं। शमीम और लल्लू अपने साथियों के साथ एटीएम मशीन के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यार, बॉस तो ताकतवर होने के साथ साथ अमीर भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर एक और साथी कहता है, मुझे तो लगता है बॉस 2 जिंदगी जीते हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि जिस आदमी में इतनी सारी शक्तियां हो वो गरीब कैसे हो सकता है। वो जरूर यहाँ से बाहर कहीं और अपनी जिंदगी ऐश से जीते हैं। उन लोगों में एटीएम मशीन के बाहर काफी देर तक ऐसा ही डिस्कशन चलता रहा। शमीम और उसके साथी धनुष के पास इतना पैसा देखकर तरह तरह के तरीके सोचते रहे, जिससे कैसे धनुष ने इतना पैसा इकट्ठा किया होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये पैसा तो धनुष ने एक ही रात में गेम हॉल से जुए में जीता था। शमीम भाई, तुम और लल्लू हम सब में से सबसे ज्यादा उम्र और अनुभव में बड़े हो, तुम दोनों ही बताओ कि हमें इस पैसे का क्या करना चाहिए।
क्या ये सारा पैसा एटीएम से निकाल कर हम लोग आपस में बांट ले या फिर बॉस को वापस कर दे? उन्हीं में से एक साथी शमीम और लल्लू को उस पैसे के बारे में फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस पैसों का क्या करना चाहिए। शमीम कहता है, मुझे नहीं लगता, हमें ये पैसा बॉस को वापस करना चाहिए क्योंकि बॉस की आदत ही नहीं है दी हुई चीज को वापस लेना। मेरा मानना है कि हमें ये पैसा अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए और आगे बॉस जो भी काम हमें देंगे ये पैसा हमें उस काम को पूरा करने में काम आएगा। शमीम की बात पर सभी हामी भरते हैं और फिर लल्लू आगे कहता है, मेरी भी यही राय है, बॉस ने साफ साफ कहा है कि उन्हें हमारे पिछले कामों से सख्त नफरत है, इसका मतलब हमें ये चोरी चकारी और उगाही के काम पूरी तरह से छोड़ने पड़ेंगे। अब हमें पूरी ईमानदारी से जीना सीख लेना चाहिए। और फिर बॉस अगर हमारी ईमानदारी से खुश हो गए तो क्या पता वो हमें अपनी कला भी सिखा दे। लल्लू बेशक जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बोल गया था, जिसे सुनकर उनके बाकी साथी उसे घूरने लगे थे क्योंकि सभी के मन में छुप छुप कर यही प्लानिंग तो चल रही थी। दूसरी ओर धनुष गोदाम से निकलने के बाद उसने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया था उसके बारे में वो थोड़ा बुरा जरूर महसूस कर रहा था। अब वो रास्ते पर चलता हुआ अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसों का हिसाब लगा रहा था। उसने गेम हॉल में करीब 4 लाख रुपए जीते थे, उसमें से 50,000 रुपए उसने अपने जेब खर्च के लिए रखे थे और 20,000 का फोन खरीद लिया था और बाकी पैसे उसने बड़ी हवेली गांव जाने के लिए और वहां जरूरत पड़ने वाली चीजों को खरीदने के लिए खर्च कर दिए थे। बाकी बचे पैसे जो उसके अकाउंट में पड़े थे वो सारे पैसे उसने शमीम और उसके साथियों को दे दिए थे। धरती इमॉर्टल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है और यहाँ मैं इमॉर्टल वर्ल्ड को वो राजा नहीं हूँ जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, इसलिए आगे से मुझे सोच समझ कर पैसे खर्च करने होंगे। धनुष अपने खाली बैग को देखकर यही सोचता हुआ चल रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसके बैग में गेम हॉल के जुए में जीते हुए बहुत सारे पैसे रखे थे, जिन्हें उसने बाद में अपने अकाउंट में डलवा दिया था और अब वो लगभग खाली हो चुका था। धनुष के स्कूल पहुंचने से पहले ही स्कूल की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। धनुष स्कूल पहुंचा और क्लास में पहुंचते ही उसने स्कूल बैग अपनी डेस्क पर फेंकने के बाद सीधा टीचर रोहिणी पांडेय के ऑफिस की ओर चल पड़ा। क्या 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 बोल रहे हो तुम? तुम्हें छुट्टी चाहिए और वो भी 20 दिनों की? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? टीचर रोहिणी पांडेय धनुष की छुट्टी की एप्लीकेशन देखते ही अपना आपा खो चुकी थी। उनके लिए धनुष के अचानक गायब होने के बाद ये अगली शॉकिंग न्यूज थी। रोहिणी धनुष को उसकी पिछली गलती के डांटने ही वाली थी, लेकिन धनुष ने उन्हें उसका मौका ही नहीं दिया, बल्कि उसने रोहिणी के ऑफिस में एंट्री करते ही अपनी लीव एप्लीकेशन उसकी टेबल पर रख दी थी, जिसे देखकर रोहिणी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर धनुष के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर धनुष उससे कहता है, मैडम जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये 20 दिन की छुट्टी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से दूर कहीं शांति से पढ़ाई कर सकूँ और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकूँ। मैं यहाँ शोर भरे माहौल में अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा सकता हूँ। आप तो अच्छे से जानती है कि क्लास के कई स्टूडेंट्स मुझे पसंद नहीं करते और आए दिन किसी ना किसी तरीके से मुझे परेशान करते रहते हैं। धनुष टीचर रोहिणी पांडेय के गुस्से और उनकी पोजीशन का ध्यान रखते हुए बड़े ही शांत तरीके से जवाब देता है। टीचर रोहिणी पांडेय धनुष की बात सुनकर शॉक हो गई थी। वो लगातार उसी की ओर बिना कुछ बोले सिर्फ देख रही थी, क्योंकि रोहिणी को धनुष के ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। फिर वो धनुष से कहती है, धनुष, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मंथली टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इन मार्क्स पर घमंड करना शुरू कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम वैसे लड़के नहीं हो। तुम क्या सोचते हो कि ये सब करके तुम फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे? रोहिणी अपने गुस्से को दबाते हुए उसे आगे समझाते हुए कहती है, धनुष, तुम अभी काफी छोटे हो, लाइफ में अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत अनुभव लेना है, तुम्हें अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत से डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिए हैं और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपने डिसीजन पर बाद में पछताना पड़े। धनुष के मन में रोहिणी की बात सुनकर एक अजीब सी अकल्पनीय भावना उठ रही थी। जहाँ इमॉर्टल वर्ल्ड में वो एक महान योद्धा था, वहीं उसके सामने बैठी हुई एक लड़की उसे छोटा नादान बच्चा समझ रही थी। लेकिन उसे ये भी पता था कि टीचर रोहिणी पांडेय जो भी कह रही है उसे अपना स्टूडेंट समझकर उसके भले के लिए ही उसे समझा रही है। अगर यही बात उसके सामने टीचर प्रभाकर तिवारी ने कही होती तो वो कब का उनके सामने से वापस लौट चुका होता। लेकिन रोहिणी वैसी नहीं थी। रोहिणी अपने सामने चुप खड़े हुए और अपनी सोच में डूबे हुए धनुष को देखकर उसे कहती है, धनुष, मैं समझती हूँ कि क्लास में डिसिप्लिन ना होने की वजह से तुमने ये डिसीजन लिया है और उसी की वजह से तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर क्लास के जो बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उनकी वजह से तुमने इतनी लंबी छुट्टी प्लान की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा कारण है स्कूल से इतने दिनों के लिए गायब होने का। अगर तुम्हारे मन में कोई और बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। रोहिणी धनुष को अपनी बातों में उलझाकर उससे सच जानने की कोशिश में कई सवाल पूछती है। रोहिणी, मैडम, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका हूँ। अब अगर आप नहीं मानेंगी तो मुझे प्रिंसिपल सर के पास जाना पड़ेगा और अगर वो भी मेरी लीव एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करेंगे तो मुझे उनसे भी ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मैं छुट्टी पर जाऊंगा जरूर। मुझे हर हाल में ये छुट्टी चाहिए। धनुष रोहिणी की बातें सुनकर समझ जाता है कि वो उसे घुमा घुमा कर कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करती रहेंगी, इसलिए धनुष उन्हें साफ साफ अपना डिसीजन बता देता है। क्योंकि धनुष को लगने लगा था कि अगर वो ऐसे ही रोहिणी की बातें सुनता रहेगा तो वो उसे छुट्टी पर ना जाने के लिए मना ही लेंगी।
और फिर वो जल्दी से वहां से चला जाता है। धनुष तो चला गया था लेकिन रोहिणी को ऐसे शौक में छोड़ गया था जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रोहिणी विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि धनुष कभी उससे इस तरीके से भी बात कर सकता है। उसका बात करने का तरीका ही पहले से बिल्कुल अलग था। रोहिणी समझ ही नहीं पा रही थी कि धनुष छुट्टी की परमिशन लेने आया था या फिर अपना फैसला सुनाने आया था। धनुष के जाने के बाद भी काफी देर तक यूं ही उसके बारे में सोचती हुई अपनी सीट पर बैठी रही। धनुष अपनी क्लास में एंट्री करते ही चारों ओर देखता है, वो पपी को ढूंढ रहा था। तभी वो देखता है कि पपी बाहर से आ रहा है और अपनी पैंट को एडजस्ट कर रहा है। धनुष समझ जाता है कि वो टॉयलेट से आ रहा है। धनुष पपी को देखते ही उसकी ओर लपक कर उसे पकड़ लेता है। पपी भी धनुष को देखकर कहता है, अरे भाई तू कन्हा गायब हो गया था। मैं आज पूरे दिन से तेरा इंतजार कर रहा था। तुझे नहीं पता तेरे ऐसे अचानक से गायब होने के कारण सब बहुत परेशान थे। सभी को तेरी बहुत चिंता हो रही थी। पपी ने धनुष को अपने गले से लगाकर उससे बिना रुके जल्दी जल्दी अपनी बात कहता ही चला गया। धनुष जानता था कि पूरी क्लास में उसके लिए कोई सच में ही परेशान होने वाला शख्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ पपी है। इसलिए वो पपी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अबे मोटे, ज्यादा दुखी मत हो। अगर तू ऐसे चिपकेगा ना तो सब सोचेंगे कि हम दोनों गे हैं। किसी को ये नहीं पता है कि तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है। धनुष की बात सुनकर पपी अचानक ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए उससे कहता है, क्या बकवास कर रहा है बे, मैं तुझे गे लगता हूँ क्या? पर हाँ, अगर तू मुझे इतना पसंद करता है तो मैं तेरे लिए अपना सेक्स भी चेंज करवा सकता हूँ। और ये कहकर पपी जोर जोर से हंसने लगता है। क्या टीचर रोहिणी पांडे धनुष की लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगी? धनुष अपनी माँ को 20 दिन बाहर जाने के लिए कैसे मनाएगा? क्या उन 20 दिनों में फिर से पहाड़ी पर उसे कोई जंगली जानवर से लड़ना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी दी इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ पॉकेट FM पर। CH50 मुआवजा। धनुष पपी को धक्का देते हुए कहता है, चल दफा हो यहाँ से। फिर दोनों हंसने लगते हैं। धनुष हंसते हुए अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर पपी को थोड़ा सरप्राइज होता है और वो धनुष से पूछता है, ओ भाई मेरे, ये स्कूल है, धर्मशाला नहीं है, जहाँ तू जब चाहे आएगा और जब चाहे चला जाएगा। पपी उसे मजाक में टोकते हुए कहता है और धनुष का बैग पकड़ लेता है। धनुष पपी से बैग छीनते हुए उसकी ओर हाथ हिलाकर कहता है, तेरी शक्ल देख देख कर मैं अब परेशान हो चुका हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर वो क्लास से बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है, पर वो गेट तक पहुंचते ही रुक जाता है। धनुष की बात सुनकर पपी का दिमाग घूम जाता है। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि धनुष मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। तभी पपी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि धनुष अपने बैग से एक बास्केटबॉल निकालता है और उसकी ओर उछाल देता है। धनुष उससे कहता है, ले मोटू, तेरा बर्थडे गिफ्ट, अच्छा लगा ना? बॉल को पकड़ते ही पपी के चेहरे की मुस्कान ही बता रही थी कि वो कितना खुश है। बेशक धनुष स्कूल इसलिए आया था कि वो टीचर रोहिणी पांडे को अपनी छुट्टी की अर्जी दे सके, लेकिन उसे रास्ते में ही याद आ गया था कि आज पपी का बर्थडे है। पपी के अलावा तो उसका कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए उसने स्कूल तक पहुंचने से पहले ही एक बास्केटबॉल खरीद ली थी। और पपी उसे लेकर बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि वो बास्केटबॉल खेलना वैसे भी बहुत पसंद करता है। दूसरी ओर अपने ऑफिस में बैठी हुई रोहिणी अभी तक धनुष की बातें याद करती हुई यही सोच रही थी कि धनुष उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। फिर वो गुस्से में उठकर तेज कदमों से धनुष की क्लास की ओर चल पड़ती है, लेकिन जब तक रोहिणी धनुष की क्लास तक पहुंचती, धनुष पहले ही स्कूल से निकल चुका था। रोहिणी सेक्शन ए में पहुंचकर देखती है कि धनुष वहां नहीं है। वो उल्टे कदम वहां से वापस कॉरिडोर में आ जाती है और गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, बदतमीज, नालायक लड़के, तुझे इतनी भी शर्म नहीं है कि जिसने तेरी नकल के इल्जाम में फंसने के बाद इतनी मदद की, उसी की बात की कोई कदर नहीं तुझे। तू देखना, एक दिन तुझे अपने किए पर बहुत ही शर्म आएगी। गुस्से में अपने ऑफिस की ओर बती हुई रोहिणी दांत पीसती हुई धनुष को कोस रही है, मगर रोहिणी ये भूल गई थी कि वो इस वक्त वो उस औरत की तरह बात कर रही है जो अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात पर नाराज हो जाती है, ना कि एक टीचर की तरह। धनुष स्कूल से बाहर निकल चुका था और अब वो एक और बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में लगातार सोच रहा था। अब उसे द हेवनली आर्ट ऑफ कॉस्मिक जेनेसिस की साधना करने में कोई दिक्कत नहीं थे। वो अपनी शारीरिक ताकत भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ा चुका था। और अब तो उसके पास साधना में जरूरत पड़ने वाले तरल पदार्थ को बनाने के लिए जरूरी सामान भी था, लेकिन जिस तरल पदार्थ को वो बनाना चाहता है उसके लिए सही स्थान चुनना सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये तरल पदार्थ बनाने के बाद उसको ग्रहण करने के लिए भी एक उपयुक्त स्थान होना ही चाहिए, क्योंकि तरल पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। उसमें कई सारी चीजों को एक साथ मिलाकर मिश्रण बनाना पड़ता था, और धनुष नहीं चाहता था कि उसे कोई भी मिश्रण बनाते वक्त देखे, वरना सभी को लगेगा कि वो कोई गैरकानूनी काम कर रहा है। फिर अगर किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी तो और भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए धनुष किसी साधारण सी जगह पर उस मिश्रण को तैयार नहीं करना चाहता था। उससे भी बड़ी समस्या धनुष के सामने थी कि उसे तरल पदार्थ लेते हुए 10 से 15 दिनों के लिए बिल्कुल अकेला होना था। इस 10-15 दिनों के दौरान धनुष किसी से भी नहीं मिल सकता। इस समय अगर धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में होता तो जगह की समस्या उसके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, पर क्योंकि वो अभी धरती पर है तो उसे कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी।
धनुष सोच रहा है, काश मेरे पास कोई अपना घर होता या फिर कहीं दूर कोई खेत ही होता तो आज मुझे इस छोटे से काम के लिए इतना परेशान नहीं पड़ता। धनुष के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि तभी उसे तरल पदार्थ बनाने की प्रक्रिया के लिए बड़ी हवेली गांव की वो ही पहाड़ी याद आ जाती है। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि वहां तो उसे वो रईस और बिगल लोग पिकनिक मनाते हुए मिल गए थे। इसका मतलब वहां और भी बहुत से लोग पिकनिक मनाने के लिए आते रहते हैं। अगर वहां पर किसी ने भी उसे गलती से देख लिया तो पूरे शहर में बात फैल जाएगी। धनुष यही बात सोचता हुआ सड़क पर चल रहा था और वो अपनी सोच में इतना खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कब वो सड़क के बीच में आ चुका था। एक बहुत तेजी से दौड़ती हुई कार उसी की ओर आ रही थी। वो कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि जब ड्राइवर ने धनुष को देखकर ब्रेक लगाए तो आसपास से गुजरने वाले लोग सब रुक रुक कर उसी ओर देखने लगे। बहुत तेजी से आवाज करती हुई कार धनुष के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गई थी। एक ही सेकंड में धनुष हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरने वाला था, लेकिन उस लैंड रोवर के ड्राइवर ने ऐन मौके पर ब्रेक लगा लिए थे। उस एक पल में धनुष की धड़कन जरूर रुक गई थी। धनुष बीच सड़क पर आंखें फाड़कर और हाथों से गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हुए बुत बना हुआ खड़ा हुआ था। तभी गाड़ी के अंदर से बहुत जोर से एक आदमी उसे गालियां देकर कहता है, अबे साले, अंधा बहरा है क्या तू? यहाँ सड़क पर मरने के लिए आया है? तेरे जैसे अक्ल के अंधों को मर ही जाना चाहिए। गाड़ी चला रहे लड़के ने वक्त पर ब्रेक लगाकर धनुष की जान तो बचा ली थी, पर वो इतने गुस्से में था कि धनुष को लगातार गालियां दिए जा रहा था। मुझे पता है तेरे जैसे लोग सड़क पर निकलते ही हम जैसों की गाड़ियों के नीचे आने के लिए, ताकि किसी तरह जरा सी चोट तुम्हें लगे और फिर भिखारियों की तरह तुम्हें पैसे मांगने का मौका मिल जाए। सही कह रहा हूं ना मैं? तू अभी यही सोच रहा होगा कि तुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मगर मैं भी तेरा बाप हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी है। 1 रुपया नहीं देने वाला मैं तुझे। लैंड रोवर चला रहा लड़का ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाते हुए धनुष को बुरा भला बोलता रहता है, पर धनुष उन इमरजेंसी ब्रेक को सुनकर इतना डर गया था कि वो जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं रह गया था। उसके दिमाग में वही 1 साल पहले हुई घटना जीवित हो गई थी, जब ऐसे ही एक कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। धनुष उसकी आंखें जैसे एक ही जगह रुक गई थी। वो इस समय एक शून्य में पहुंच गया था। वही दर्द भरी यादें उसके दिमाग में फिर से जिंदा हो गई थी। चेहरे पर बेहिसाब पसीना था और धड़कने जैसे बिजली की तेजी से दौड़ रही थी। धनुष ऐसा खो गया था कि गाड़ी चलाने वाले लड़के की एक भी गाली उसके कानों से होकर दिमाग तक पहुंच ही नहीं रही थी। गाड़ी का ड्राइवर भी धनुष को देख रहा था। धनुष के चेहरे पर इतने डरे हुए भाव देखकर वो खुद भी डर गया था। एक पल के लिए उस गाड़ी के ड्राइवर को भी लगा कि धनुष को कहीं चोट तो नहीं लग गई है, क्योंकि धनुष का पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था। उस वक्त उसकी हालत देखकर किसी का भी डर जाना स्वाभाविक था। गाड़ी चलने वाला लड़का डरते हुए धनुष से कहता है, ओ हीरो, बेवकूफ मत बना, समझाना। मेरी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, मुझे अच्छी तरह पता है मेरी गाड़ी ने तुझे कहीं छुआ तक नहीं है। मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और तेरा चेकअप करवाऊंगा, सुन रहा है ना? लेकिन पैसा एक भी नहीं दूंगा। इससे पहले वो गाड़ी चला रहा लड़का गुस्से में था, लेकिन धनुष की ऐसी हालत देखकर वो भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि गाड़ी स्पीड लिमिट से काफी ऊपर चल रही थी और अगर धनुष ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए वो डरने लगा था। फिर धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। चारों ओर से लोगों ने धनुष और उस लैंड रोवर को घेर लिया था। लोगों की भीड़ ने जब ये देखा कि धनुष इतनी डरी हुई हालत में है और उसके चेहरे का पसीना देखकर सबने सोचा कि धनुष को कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी है। लोगों की भीड़ ये भी देख रही थी कि एक अमीर बड़ी सी गाड़ी चलाने वाला लड़का एक स्कूल के लड़के को कितनी गंदी और भद्दी गालियां दिए जा रहा है। इसलिए वहां खड़े लोगों को गुस्सा आने लगा था। भीड़ में खड़े कुछ लोग आपस में बात करने लगे थे, ये अमीरजादे इतनी लंबी लंबी महंगी गाड़ियां खरीदकर सोचते हैं कि पूरी सड़क इनके बाप की है। इन्हें लगता ही कि सड़क पर जो भी आए बस उसे साइड लगा दो और आगे बढ़ो। फिर दूसरा आदमी कहता है, इस कमीने की फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देते हैं, दुनिया को पता लगना चाहिए कि ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे कैसे पूरे शहर को गंदा करने में लगे हुए हैं। फिर एक और आदमी उस महंगी कार को देखते हुए कहता है, अबे देखो, ये लौंडा तो मुश्किल से 20 साल का होगा और कितनी महंगी गाड़ी चला रहा है, जरूर इसका बाप कोई 2 नंबर का काम करता होगा, वरना शरीफ आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। भीड़ में खड़े हुए लोगों की बातें कार चला रहे लड़के कानों में भी पड़ने लगती हैं और भीड़ के गुस्से को देखकर अब वो डरने लगा था, क्योंकि भीड़ कभी भी गुस्से में आकर उसके साथ कुछ भी कर सकती है। लैंड रोवर चलाने वाला अमीर तो था ही, लेकिन जिस तरह की गालियां वो धनुष को दे रहा था उससे साफ पता लग रहा था कि वो ये पहली बार नहीं कर रहा है। किसी लोअर क्लास के आदमी को देखकर ऐसे लोगों की आदत बन जाती है गंदी गंदी गालियां देना और उन लोगों के साथ बदतमीजी करना। लेकिन आज शायद वो भूल गया था कि वो रोड के बीच में एक ऐसे लड़के को गालियां दे रहा है जो उसकी तेजी से आती हुई गाड़ी से लगभग मरने से बच गया था। हालांकि गलती धनुष की ही थी, लेकिन लोगों ने ब्रेक की आवाज सुनकर ये पता लगा लिया था कि उसकी लैंड रोवर कितनी तेज रफ्तार में उस बिजी सड़क पर दौड़ रही थी। तेज ब्रेक और स्पीड के कारण उसकी गाड़ी के टायर घिसटते हुए रुके थे, जिसके कारण गाड़ी के टायरों के सड़क पर रगड़ खाने के निशान साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। और ऐसी स्थिति में अधिकतर लोगों की सद्भावना अधिकतर उसी के साथ हो जाती है जो गरीब हो या फिर जिसका एक्सीडेंट हो गया हो। ऐसी स्थिति में अगर लैंड रोवर चला रहा वो लड़का अपनी गाड़ी से उतरकर धनुष के हाल चाल पूछता और उससे माफी मांगने की कोशिश करता तो शायद वो भीड़ में खड़े हुए लोग इतना गुस्सा उस पर नहीं दिखा रहे होते, लेकिन उसकी गंदी गंदी गालियों ने उसकी इमेज लोगों के सामने खराब कर दी थी।
तभी उस गाड़ी में पीछा बैठा हुआ लड़का जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी चलाने वाले लड़के से कहता है, यार योगेंद्र, मैंने तुझे 50 बार बोला है कि तू हमेशा इतने गुस्से में मत रहा कर, और तू हर बार गलती करके यही बोलता है कि आगे से नहीं करूंगा। अभी तक उस लड़के ने पैसे मांगे नहीं है और तू बिना बात के उसके ऊपर चिल्लाए जा रहा है। अगर वो पैसे मांगता भी है तो तुझे पैसे देकर मामले को जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी खत्म करने की सोचना चाहिए। तू अपने गुस्से के कारण हमेशा ऐसे फालतू मामलों में ही फंसा रहता है। अगर तूने बड़ी हवेली गांव के मामले में ज्यादा देर कर दी ना तो ध्यान रख, तेरे पास जितने भी पैसे हो वो फिर कम ही रह जाने हैं। गाड़ी चलाने वाला लड़का अपने पीछे बैठे हुए दोस्त की बात सुनकर अचानक से चौंक जाता है। गाड़ी चलने वाले लड़के को उसकी बात सुनकर थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि भीड़ की गालियां सुनकर उसको लगने लगा था कि वो अकेला है और ये भीड़ अब उसे छोड़ेगी नहीं, पर अब उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। तभी धनुष का ध्यान भी टूट जाता है और वो वापस अपनी दर्द भरी पुरानी यादों को छोड़कर वर्तमान में आ जाता है। धनुष का ध्यान जैसे ही गाड़ी में बैठे उन लोगों की ओर जाता है, वो कुछ देर तक उन लोगों को पहचानने की कोशिश करता है और फिर याद आते ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम, ये गाड़ी तुम चला रहे थे। धनुष के चिल्लाते ही गाड़ी में बैठे वो लोग भी धनुष को पहचान लेते हैं। फिर वो लोग भी धनुष को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो लोग भी धनुष को पहचान लेते हैं और धनुष से कहते हैं, अरे ये लड़का तो वही है। दरअसल ये दोनों लड़के वही थे जो धनुष को बड़ी हवेली गांव के उस पहाड़ी पर पिकनिक मनाते हुए मिले थे, जिन्होंने धनुष से उसके खाने का सामान भी छीनने की कोशिश की थी। धनुष को उनकी शक्लें तो अच्छी तरह याद आ गई थी, लेकिन नाम उसे सिर्फ पीछे बैठे लड़के का ही याद था, और वो था विक्रांत, जो हर मामले में पैसे देकर बात को जल्दी से जल्दी रफा दफा देने की कोशिश करता था। और गाड़ी चलाने वाला वही तीसरा आदमी था जो धनुष से उसके खाने की चीजें छीनने की कोशिश कर रहा था। धनुष को अभी तक उन सभी की बातें अच्छी तरह याद थी। धनुष उन दोनों को देखकर उनकी बातें याद कर ही रहा था कि तभी विक्रांत धनुष की ओर देखकर कहता है, सुन बच्चे, कितने पैसे चाहिए तुझे, कीमत बोल, और हाँ, मौका देखकर ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ठीक लगा तो अभी देता हूँ, पर अगर मुझे लगा तू इतनी भीड़ इकट्ठी करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो बेटा एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे, और मेरा दिमाग घूम गया तो कुछ ही देर में थाने में मिलेगा, तू समझ गया ना। अपनी बात कहते हुए विक्रांत धनुष को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख रहा था, जैसे कि उसकी औकात का मजाक उड़ा रहा हो। क्या विक्रांत और उसके दोस्त धनुष को वहां से जाने देंगे? धनुष अपनी साधना के लिए कौन से स्थान को चुनेगा जहां एकांत हो? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी द इमॉर्टल वॉरियर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।